जब मैंने 2012 में प्रैक्टिस स्टार्ट की तब मैं महीने के ब्रेस्ट कैंसर के 5 केस या 6 केस ऑपरेट करता था। आज 80 से 90 केस में महीने के ब्रेस्ट कैंसर ऑपरेट कर रहा हूँ। पहले जो डेटा था कि ब्रेस्ट कैंसर है ना एक 60-70 साल के बाद में। मेरा जो ओल्डेस्ट पेशेंट है, ये एक ओल्डेस्ट पेशेंट 94-95 एज का है। तो यंगेस्ट जो पेशेंट है वो 17 साल की लड़की है। किसी के फैमिली में अगर ब्रेस्ट कैंसर है, अगर किसी के मम्मी को है, नानी को है, उन लोगों में हाई रिस्क होती है ये आने की। सेल्फ एग्जामिनेशन और होम एग्जामिनेशंस बेसिकली कैसे कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई? मुझे ब्रेस्ट लंप आ गया, ये कैंसर का ही होगा। सो ये मिथ है। 90% ब्रेस्ट लंप आर बिनाइन। 10 में से 1 या 2 ब्रेस्ट महिलाओं को 20 साल के बाद मैंने ब्रेस्ट कैंसर देखा है। रीअकरेंस का चांसेस क्या है ब्रेस्ट कैंसर का? मतलब 100 पे से 50 में ठीक होने वाले, 50 को कैंसर वापस आने वाला है। क्या मेन ट्रीटमेंट्स है जो वो कर सकें? एक सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन, हार्मोन ट्रीटमेंट। व्हाट्स द जनरल कॉस्ट? अगर किसी को ऐसा पॉसिबिलिटी है और सिम्टम्स है ब्रेस्ट कैंसर के, तो देन डू दे स्टिल कैन गेट प्रेग्नेंट? Hi, Dr. Bipte, Hi. and welcome. Thank you so much, Mama, for welcoming here. Thanks a lot for coming. Expert Talk with भव्य देसाई पे पहले तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है बिकॉज ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। तो इसीलिए हमें एक्चुअली एक अच्छा कॉन्वर्सेशन करने की अपॉर्चुनिटी मिली आपके साथ में। जी। एंड ऑफ कोर्स हमने आपका काफ़ी सारा आपका काम देखा है, तो वी नो दैट यू आर डूइंग सम ग्रेट वर्क इस सेगमेंट या जॉनर में। सो वेलकम, कैसे हैं आप पहले? थैंक यू भव्या फॉर वेलकमिंग एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने अक्टूबर के फर्स्ट डे को ये इनिशिएट किया एंड इट इज़ गोइंग टू बी रियली बहुत फायदेमंद होने वाला ये अपने लोगों के लिए। Right. क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो मिशन है, आई थिंक आज के दुनिया में हमें इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस Right. awareness is the first key of treatment. Right. And I thank you for initiating this awareness. एब्सोल्युटली ग्रेट। जनरल कॉन्वर्सेशन के हिसाब से मतलब मेरे दिमाग में ऐसा था कि यूजुअली हम लोग जब भी कोई डॉक्टर के साथ में कॉन्वर्सेशन करते हैं देन हमेशा हमारा फोकस ये रहता है कि अगर कोई वो चैलेंज से गुजर रहा हो जी। तो देन वो ये कॉन्वर्सेशन पे आके एक अच्छे एक्सपर्ट और अच्छे डॉक्टर से सारी जानकारी पाए वो एक टॉपिक के बारे में। तो इसके लिए आज मतलब मेरे दिमाग में भी वैसे ही क्वेश्चंस है जो थोड़े जनरल होंगे अबाउट जी। ब्रेस्ट कैंसर, फिर उसकी सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट्स क्या अवेलेबल हैं, हमें क्या सतर्की हमें रखनी चाहिए एज ए इंडिविजुअल, ये रैम्पेंट जो बीमारी अभी जी। देखने मिल रही है उसके सर। सो वैसे मतलब ट्राइंग टू वैसे शायद फोकस होंगे, जैसे आपको पता है कि हमारे क्यूरेटेड क्वेश्चंस तो नहीं होते। बट यही एक सिस्टम होना चाहिए बिकॉज एक आम आदमी के मन में क्या चलता है, एक हाँ। आम स्त्री के मन में क्या चलता है, राइट। ये सारी सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स कि मुझे कैंसर क्यों हुआ, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, क्या मैं इससे बच सकती थी। तो हमें आज डिस्कशन में यही आंसर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये अवेयरनेस जाके हम एक ही मकसद होना चाहिए इसका, अर्ली डिटेक्शन ओनली अर्ली डिटेक्शन। एब्सोल्युटली, दैट्स ग्रेट ग्रेट। ओके, सो पहला वाला सवाल जो हम शुरू करते हैं इससे कि आज ब्रेस्ट कैंसर काफी कॉमन हो गया है। जी जी। ओके। सो जब मैं टाटा में था 2010 की बात कर रहा हूँ, 8-9-10 में। और जब मैं लंदन गया और वहाँ से वापस आए, जब मैंने 2012 में प्रैक्टिस स्टार्ट की तब मैं महीने के ब्रेस्ट कैंसर के 5 केस या 6 केस ऑपरेट करता था। आज ये मैं केस 80 से 90 केस में महीने के ब्रेस्ट कैंसर ऑपरेट कर रहा हूँ। वाह। ये जैसे एक सुनामी हो गया। क्यों हो गया? सो बहुत सारे कारण हैं इसके। तो हमें जब तक हम इसके कारण समझेंगे नहीं, ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसके हम ऑडिट नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे क्यों हो रहा, हम इसका आंसर कम नहीं ला सकते हैं। और सबसे बेस्ट है ये सब करने के लिए हमें इसका बेसिक रूट जानना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों बना है। राइट। और सबसे मुझे लगता है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, लाइफ़स्टाइल। राइट। 10 साल पहले लाइफ़स्टाइल क्या थी और आज लाइफ़स्टाइल क्या है? ह्यूज डिफरेंस। तो लाइफस्टाइल इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रेस्ट कैंसर। अंडरस्टैंड, राइट। सो ये सिम्टम्स पे और ये लाइफस्टाइल पे डेफिनेटली हम जी, आएंगे जी। बिकॉज मेरे दिमाग में भी काफी जी। इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। बट लाइकली एज में कभी ये यूजुअली जब ये शुरू होता है ब्रेस्ट कैंसर, तो उसका कुछ ऐसा? सो पहले जो डेटा था कि ब्रेस्ट कैंसर है ना एक 60-70
साल के बाद में मुझे ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता है, मैं 40 की हूँ, 50 की हूँ, मैं 30 की हूँ, तो हमें लगता था कैंसर मतलब ये एक 60-70 साल के बाद होने वाला डिसीज है। राइट। बट जब से लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, तो मेरा जो ओल्डेस्ट पेशेंट है, ये एक ओल्डेस्ट पेशेंट 94-95 एज का है, और यंगेस्ट जो पेशेंट है वो 17 साल की लड़की है। ओह वाओ। सो ये इतना डिफरेंस है। सो पहले के ज़माने से कैंसर का माइग्रेशन वेस्टर्न कंट्री से अ डिकेड अर्लियर, हम बोल सकते हैं इसको, एक 10 साल पहले इसको हम पाया जा रहा है। वाह। जो हम कैंसर पहले 60-70 साल में देखते थे, आज वही कैंसर 50 से 60 40 से 50 ग्रेड में आ रहा है, और कुछ-कुछ 20-30% महिला में ये कैंसर हम 30 के 40 के एज में भी देख रहे हैं। तो ये माइग्रेशन हो रहा कैंसर का, बहुत सारे कारण हम ये पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। एब्सोल्युटली। ये आपने जो शुरू में बोला था कि आप महीने के अभी ऑलमोस्ट 80 टू 90 केसेस जी। देकर ब्रेस्ट कैंसर के, तो उसमें भी यूजुअली यंगर पीपल बहुत सारे होते हैं। बट सडनली ये अभी कोविड के बाद में है। हाँ। कोविड के बाद में बहुत डिफरेंस देखा है। पहले तो पेशेंट 60-70 आते थे, बट आप देखिए अभी हमारा लाइफस्टाइल और हमारा एज ऑफ लिविंग बढ़ गया है। सो पहले एवरेज जो लिविंग एज होता था वो 60-70 होता था। राइट। आज हमारे जो ओल्ड पेरेंट, जो ग्रैंड पेरेंट्स है, वो 80-90 तक भी जी रहे। सो एज ऑफ लिविंग भी बढ़ गया। सो वी आर फाइंड मोर डिटेक्शन। और सेकेंड थिंग, कोविड के बाद में बहुत सारे लोग बाहर निकले नहीं, तो सारे एडवांस लम लगे आ रहे थे, जो लोग 60-70 में थे, 2 साल कहीं निकले नहीं। जब पता चला, जब उन्होंने सीटी स्कैन किया, उसमें तो ब्रेस्ट में गठान है, असिम्प्टोमेटिक। तो ये बहुत सारे कारण हैं। और अभी रिसेंटली बहुत सारा स्क्रीनिंग मैमोग्राफी स्टार्ट हुआ है। राइट। सिम्टम्स नहीं है, यस। बट मुझे पता है मुझे स्क्रीनिंग करना है, डॉक्टर मैं तो ठीक हूँ, मैं स्क्रीनिंग करने की, उसमें कैंसर दिखा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्क्रीनिंग भी बढ़ गया है हमारा, अवेयरनेस भी बढ़ गया और डिटेक्शन भी बढ़ गया। राइट। जो पहले नहीं होता पहले था नहीं तो होता अभी था। ज्यादा होता है। ये गॉट इट। सडनली बोलना कि आज कैंसर बढ़ गया, बट हमारा डिटेक्शन भी वैसे ही बढ़ गया। अंडरस्टैंड। ग्रेट। ओके। सो पहले मतलब अगर ये एड्रेस करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रेस्ट कैंसर जी एंड हाउ डज इट डेवलप। जी। सो एक सिंपल लेमन वर्ड में बोलना है, कैंसर यानी कोई भी एबनॉर्मल से की गठान होना, ठीक है। अब ब्रेस्ट कैंसर मतलब स्तन में एबनॉर्मल से गठान होना, ठीक Okay. है। जनरली जब ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं वो होती है पेनलेस, मतलब पेन नहीं होता, हार्ड गठान होती है। राइट। अब इसके बहुत सारे कारण से हम डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटी लाइफस्टाइल, हार्मोन चेंजेस, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। सो कोई भी हार्ड गठान स्तर में तैयार होना, जिसका दिन ब दिन बढ़ते जाना, राइट। एबनॉर्मल ग्रोथ जिसको बोलते हैं। राइट। और ये सेल होते हैं 2 टाइप के, एक तो हम इसको प्री कैंसर बोलते हैं, एक कैंसर बोलते हैं। Okay. अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर स्टेज 0 कैंसर क्या है, इसको हम प्री कैंसर बोलते हैं। जो कैंसर सेल के डक्ट के अंदर ही बाहर टिश्यू में नहीं आया, ठीक है, जिसको प्री कैंसर बोलते हैं। राइट। प्री कैंसर एक्सट्रीमली क्यूरेबल, जो सिम्टम नहीं होते हैं, और कैंसर यानी कोई गठान बन के, लम बन के सामने आते हैं। ओके। गॉट इट। अच्छा। ओके। बट ये जो आप फिर बोल रहे हैं कि देन इज इट ओनली के यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर ओनली देन विमेन के मेन को भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ। इवन दो वी आर मेन, हम लोग भी इससे नहीं छूटे हैं। 100 में से अगर 98-99% फीमेल ब्रेस्ट कैंसर, 1 to 2% मेल ब्रेस्ट कैंसर। आप विश्वास नहीं करोगे, लास्ट 6 महीने में मैंने ऑलमोस्ट 15-16 मेल ब्रेस्ट कैंसर ऑपरेट किए, वाओ। जो इतना से कम था। सो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंट 1 to 2% मेल में भी उतना ही परसेंट है, 1 to 2%, जबकि महिलाओं में 90-99% है। बट गॉट इट। और क्रिटिकलिटी भी उतनी होती है दोनों की। जनरली ये बहुत कॉमन फैक्टर है। अगर हम देखा जाए तो मेल में पता चल जाता है ब्रेस्ट कैंसर, कि मेल में ब्रेस्ट टिश्यू बहुत कम होते हैं। ओके। तो कुछ भी लंप पता तो हमें ऑब्वियसली पता चल जाता है, हम तुरंत देखते हैं। गॉट इट। बट तब तक वो ब्रेस्ट कैंसर स्किन तक आ चुका रहता है। महिलाओं के इसमें ब्रेस्ट साइज लार्ज होने से पता नहीं चलता। तो ये एक वो डिफरेंस है। सो यूजुअली क्या होता है, ये बेसिकली टिश्यू होता है, वो टिश्यू में जो गांठ या एबनॉर्मेलिटी बन जाती है तो उसके वजह से इट टर्न्स कैंसरस, इज इट? जी। मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? सो बेसिकली कुछ एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, जो नॉर्मली हर सेल का डिवीजन होता है, एक के बाद 2 ही होना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। राइट। तो कुछ कैंसर कंट्रोल जीन्स होते हैं शरीर में, हाँ। तो वो कंट्रोल खो जाते हैं अपना सेल, और वो अपना 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 ऐसे बनाते बनाते द रिप्लिकेट इन एबनॉर्मल मैनर है। मतलब वो रुक ही नहीं सकते, उनको जो इनहिबिट करने वाला, उनको रोकने वाला जो मैकेनिज्म है वो डैमेज हो गया है। अंडरस्टूड। तो बहुत बार अपने बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जो कैंसर कंट्रोल जीन होते हैं, अगर कभी उनका डेफिशिएंसी हुआ, वो कोई फैक्टर से उनका कंट्रोल बंद हुआ, तो ये एबनॉर्मल से ग्रो होते रहती है।
अंडरस्टूड। जी। एंड ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में जो आप बता रहे हैं, तो क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल फैक्टर्स जिससे ये रिस्क रिड्यूस हो सकती है? सो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक महिला के लाइफ में। आप हम्म। देखो आज हम कोई मेट्रोज की बात करते हैं, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई Right. एंड ऑल मेट्रोज। यहाँ पे लाइफस्टाइल देखिए महिलाओं की और रूरल में देखिए है। अगर हम फिर से क्वेश्चन बैक जाएंगे, इंसिडेंस कितना है कैंसर का। राइट। तो अगर हम सिटी में बात करते, अर्बन सिटी में ये आज मुंबई में बात करते 1 in 30 वुमेन विल हैव कैंसर, 1 in 30। बट जब हम रूरल की बात करते हैं विलेज के, 1 in 60। वाह। सो ऑलमोस्ट 50% लेस है। हम्म। क्यों ये लेस है? बिकॉज लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल में देखिए, यहाँ से जो एज ऑफ मैरिज देखिए, विलेज हम्म। में जो मैरिज होता है वो अर्ली एज में हो जाता है। राइट। उनकी प्रेगनेंसी प्लान होती है, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं होते हैं, नॉर्मल फैमिली होता है। हम्म। वर्सेस आज सिटी में आइए, हर एक महिला को लेट मैरिज, देन माई करियर, वन करियर माई जॉब, डिलेड मैरिज, देन आईवीएफ ट्रीटमेंट, गेटिंग द ऑल, ये सारे फैक्टर्स, हर एक फैक्टर उनको कंट्रीब्यूट करते हैं। ओह। एवरेज एज ऑफ प्रेगनेंसी देखोगे आज सिटीज में 30-35 के अबव ही होता है। यस। राइट। आप देखिए, आपके पीयर ग्रुप में देखिए, रूरल एरिया में उनके बच्चे 22-23 साल में बच्चे हो जाते हैं। सो इफ अ फीमेल कंप्लीट द लाइफस्टाइल, अगर उनका जो प्रेगनेंसी है या फैमिली जल्दी कंप्लीट होता, तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत बच जाते हैं। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है जिनमें फैमिलीज जो ब्रेस्ट कैंसर है। हाँ, मैं पूछने वो वाला था, ये जी, हेरिडिटरी भी होता है हेरिडिटरी। क्या? यस, ब्रेस्ट कैंसर अगर 100 केसेस लेते हैं, 100 में से 85 से स्पोरेडिक, मतलब बाय चांस फैक्टर, 15% जो केसेस है ये फैमिली में होते हैं। आपने बड़ा नाम सुना होगा एंजेला जोली का। ऑफ कोर्स। सो सब लोग जानते हैं कि उन्होंने प्रोफेटिक सर्जरी की थी। सो कहने का तात्पर्य है, किसी के फैमिली में अगर ब्रेस्ट कैंसर है, सो अगर 2 या 3 मेंबर की फैमिली में है, अगर किसी के मम्मी को है, नानी को है, तो उन लोगों में हाई रिस्क होती है ये आने की। तो देयर इज अ जीन कॉल्ड एज ब्राका जीन, BRCA1, BRCA2, और कुछ जीन्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास बहुत फैमिलीज हैं ऐसे जिनमें हमने ऑपरेशन किया है। एक एग्जाम्पल तौर पे, एक मेरी पेशेंट है जिनके घर में 5 लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है। सो मैंने उनकी मम्मी को ऑपरेट किया, उनकी तीनों बेटी को ऑपरेट किया, उनके भाई को ऑपरेट किया। सो जब ये स्ट्रॉन्ग फैमिलीज होते हैं, हमें बहुत अलर्ट रहना ज़रूरी है, इनको स्क्रीन करना। तो सबको ब्रेस्ट कैंसर था, और हमने जब ब्राका टेस्टिंग किया, वो सब में ब्राका पॉजिटिव भी था। सो कहने का तात्पर्य है कि ऑडियंस के लिए, कि जब भी 2 या 3 लोगों में घर में ब्रेस्ट कैंसर है, मम्मी को है, नानी को, हमें अलर्ट रहना चाहिए, खुद के लिए भी और खुद के फैमिली के लिए भी। अंडरस्टैंड। सो ये जो जेनेटिक बोल रहे हैं आप, तो बेसिकली देन वो टेस्टिंग जी। कभी शुरू होनी चाहिए, और मतलब सो कैसे? ये 2 ग्रुप अलग करते हैं हम लोग राइट। व्यूवर्स के लिए। एक तो नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर, कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर क्यों हुआ। हाँ। ठीक है। सो वो कोई भी एज में हो सकता है, जैसे राइट फ्रॉम 30 टू 80-90 पर में। राइट। बट जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है, उन लोगों में हम बोलते हैं कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन स्टार्ट करिए एट अर्ली एज। राइट। उससे क्या होगा कि हम जब सेल्फ एग्जामिन करते हैं एवरी मंथली, आने वाले कुछ लम्स होते हैं तो हम जल्दी पकड़ पाते हैं उनको, और वो स्क्रीनिंग करते हैं। उन लोगों के लिए हम स्पेशली कुछ स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करते हैं, एनुअल एमआरआई करते हैं, सो दैट एवरी एनुअली वी कैन पिक, हम उनमें से पिकअप कर पाएंगे। मान चलो 1 साल में सोनोग्राफी किया, कुछ नहीं था, नेक्स्ट साल में एमआरआई कर लिया, तो कुछ होने वाला तो जल्दी पता चल जाएगा। अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन, तो उनका एक प्रोटोकॉल डिफरेंट है। ओके गॉड। और तो ये बेसिकली जो आप बोल रहे हैं जिनका जेनेटिक ये जी। चैलेंज होता है, वो बेसिकली BRCA1 और BRCA2 जी, ऐसे होते हैं। जी। तो ये BRCA1 BRCA2 क्या है, आप थोड़ा वो समझा जी। देंगे? सो बेसिकली ये जीन्स है, हाँ। जो अपने जेनेटिक लेवल पे हमने कुछ कोडिंग किया है उन लेवल पे। ये 2 जीन व्यूवर्स के लिए या नॉर्मल लोगों के लिए, ये जीन का डिटेक्शन करना बहुत ईज़ी भी होता है। सिंपल हम ब्लड टेस्ट करते हैं, और ब्लड टेस्ट से हमें पता चल जाता है, जिसका रिपोर्ट 2 वीक्स में आता है, अच्छा। ये जीन रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। सो अगर ये जीन वो सेल में दिखते हैं, मतलब वो लेडी को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 40 to 60% होते हैं। वाह। और वो स्टार्ट होता है 30 एज के बाद में, टिल द एज ऑफ 70-80 ईयर्स तक, बट 80 के बाद कम हो जाता है वर्सेस नॉर्मल लोगों में। गॉड। अगर मैं 2 महिला लेते हूँ, एक महिला में ब्राका नेगेटिव है और एक में महिला में ब्राका पॉजिटिव है, राइट। ये महिला को चांस होने का 10% होगा, बट ये महिला को जिसका ब्राका पॉजिटिव है, इनमें ब्रेस्ट कैंसर होने चांस ऑलमोस्ट द ट्यून ऑफ 6 to 70% टिल द एज ऑफ, इतना ज़्यादा है। वाह।
तो ये बहुत अभी रिसेंटली हम लोग डायग्नोस कर रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट भी हो रहा है। अंडरस्टैंड। हाँ, बट इससे हमें ये डरना भी नहीं है। ऑफ कोर्स। सो बहुत बार ये होता है कि हर एक पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे मम्मी को कैंसर था, मैंने टेस्ट कर लिया, मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं। सो डोंट गेट पैनिक। राइट। तो हमें सब व्यूअर को यही कहना है कि हर कैंसर कोई ट्रांसफर नहीं होता फैमिली में, ये और उसको टेस्ट करने की जब जरूरत है तो ही डॉक्टर बताएंगे। राइट। ये कोई टेस्ट नहीं आप जाके ऑफ काउंटर में टेस्ट करके आए और कुछ ट्रीटमेंट नहीं किए। राइट। और तो ये BRCA1 BRCA2 का दोनों का टेस्ट एक ही हो, ब्लड टेस्ट में ही आता है। एक सिंपल ब्लड टेस्ट होती है, What is एक it called? 5। सो उसको हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं, जेनेटिक। जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं। ओके। इसमें 5 ml ब्लड लेते हैं, हम्म। नॉर्मल ब्लड या सलाइवा में भी करते हैं। राइट। और एक स्पेशल लैब में टेस्ट होता है जो मुंबई में, बेंगलोर में बहुत जगह अवेलेबल है, कहीं भेजने की ज़रूरत भी नहीं। और इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, एक 20,000 30,000 के रेंज में भी है और कुछ 15,000 तक भी है। बट अगेन मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, ये कोई ऑफ काउंटर टेस्ट नहीं, आप जाके टेस्ट करो। जब तक आपके डॉक्टर, आपके जेनेटिक काउंसिल आपको एडवाइस नहीं करते, डोंट डू इट। गॉट इट। अननेसेसरी स्ट्रेस लेके कोई So, मतलब नहीं है। इसका रिवर्स अगर हम एप्लीकेशन देखेंगे, हाँ। किसी के घर में फैमिली से ब्रेस्ट कैंसर है, वो महिला ने टेस्ट कर लिया, पता नहीं कौन से लैब से टेस्ट कर लिया, और वो रिपोर्ट पॉजिटिव आता है। सो मैंने कुछ केसेस देखे जहाँ पे लोगों ने कोई सुसाइड भी किया है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर होगा, उनका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो, हस्बैंड ने छोड़ दिया है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर होने वाला है, उनकी पर्सनल लाइफ भी खराब हो गई है। सो इट्स अ डिफिकल्ट सिनारियो। सो ये खुद होकर हैंडल नहीं करना चाहिए। जब भी हम ब्राका की बात करते हैं, हमारा एक कोर ग्रुप होता है, जब हम एज अ क्लिनिशियन हम देखते हैं, फिर हम जेनेटिक काउंसलर को इन्वॉल्व करते हैं कि वो कैसे कोप अप कर पाएंगे, और उनको काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत कुछ पेशेंट स्ट्रांग और जिनकी फैमिली से, उन लोगों में ही एडवाइस करते हैं। अगर हम ये टेस्ट करके उनमें कुछ ट्रीटमेंट करने वाले हैं तो टेस्ट करना चाहिए। अंडरस्टैंड, गॉट योर पॉइंट। अदरवाइज ये रिपोर्ट देके एनवेलप के हम रखने वाले तो है नहीं, ऑफ कोर्स। सो विच इज नॉट गोइंग टू यूजफुल। यस, सो टिल द तो टाइम आपका डॉक्टर बोले मेरा सजेशन ये है, अपने एक्सपर्ट को मिलना चाहिए, मिल के ही डिसाइड करना चाहिए इसके बारे में। तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आपके एक्सपर्ट क्लिनिशियन या जनरल काउंसिल बोलते हैं आपको करने के लिए। गॉट योर पॉइंट। ओके, इंटरेस्टिंग। ये कमिंग टू ये जो क्वेश्चन आपने एक बोला, हार्मोनल भी जो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस होती है जिसकी लिंक होती है जी यूजुअली विद ब्रेस्ट कैंसर, तो उसमें काफी सारे, जैसे आपने बोला लेट प्रेगनेंसी, लेट मैरिज होना, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड ऑल ऑफ दिस, सो ये सब PCOS PCOD एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर आल्सो कनेक्टेड टू ब्रेस्ट कैंसर। बहुत ये सिंपल, अभी जो मैं पेशेंट देखता हूँ, और मैं अगर 10 पेशेंट देखता हूँ जिनको मैं पूछता हूँ कि सर आपको किसी महिला को पूछता हूँ कि आपको कोई इनफर्टिलिटी इशू है या नहीं है, आपने IVF नहीं किया, अगर मैं 10 पेशेंट देखता हूँ IVF की चीज़ें ट्रीटमेंट हो चुकी है, 10 में से 1 या 2 महिला को 20 साल के बाद मैंने ब्रेस्ट कैंसर देखा है। वाओ। सो तब जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तब हमारा एम एक ही होता है कि हमें बच्चा चाहिए, तब कोई नहीं सोचता। सो अपने शरीर में ऑलरेडी हॉर्मोन्स हैं, हम IVF में या फिर बाकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट में एक्स्ट्रा हार्मोन देते हैं, ये एक्स्ट्रा टिश्यू भी डैमेज करेंगे। एक्स्ट्रा डैमेज करने से मोर ऑक्सीजन, मोर हार्मोन एंड मोर इश्यूज। सो मैं बहुत केयरफुली हमें हार्मोन मैनेज करना चाहिए अपने शरीर में। इसलिए जब भी हम IVF करते हैं या फिर कोई ट्रीटमेंट करते हैं फर्टिलिटी का, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, हम वो महिला को हमेशा बोलते हैं एवरीथिंग शुड बी इन ऑब्जर्वेशन, इन अ मॉडरेट। आज आपको पता नहीं, बट 15 साल के बाद में यू मे हैव टू पे पेनल्टी। ये बहुत ज़रूरी है। राइट। एंड ये केसेस जैसे जनरली होते हैं, तो इट्स यूजुअली ओनली मोर इन केसेस ऑफ वेयर IVF इज देयर, और इवन जनरल जो फर्टिलिटी काफी सारे आई थिंक। सो अब पहले के, अगर हम 10 साल पहले कंपेयर करेंगे राइट। और आज में कंपेयर करेंगे, आज बहुत सारे मेडिसिन जो है, हार्मोन मेडिसिन जो गायना जो प्रैक्टिस करते हैं, उसमें बहुत लो डोज हैं। राइट। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, बट फिर भी ये सारे फैक्टर जो मैंने IVF में देखे हैं, क्योंकि IVF में बहुत बार 1 साइकिल फेल, 2 साइकिल फेल, 3 साइकिल फेल, तब उनका एम ही होता है बाय हुक को हमें बेबी चाहिए। नोबडी थिंक ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एमा विल डेवलप ब्रेस्ट कैंसर इन 10 साल के बाद में, कोई नहीं सोचता। या एक्चुअली मैं तो दिमाग में भी नहीं आता कभी ऐसा हो। एज अ ब्रेस्ट सर्जन मैं उनको अभी देख रहा हूँ, जब उनके बच्चे 18 साल के हो गए, 10 साल के, 20 साल के हो गए, जब आते हैं अभी वो 45-50 में है, डॉक्टर हाँ मेरा 5 IVF हो चुका है एंड मैंने आई नोटिस लम। तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस, कई बुक में नहीं, मेरे एक्सपीरियंस से पता चला है कि ये जो IVF वाले पेशेंट हैं जिन्होंने हार्मोन मैनिपुलेशन किए हैं, उन लोगों में
ज़्यादा रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर more के, cases. स्पेशली इन Wow. हॉर्मोन। So interesting actually because yes, जैसे आपने rightly बोला, we had one of our doctors as well who's a IVF expert of course, and then उनसे रिलेशन में जो endometriosis की जी, भी काफी दूसरे बहुत डॉक्टर से इम्पोर्टेंट। बात की थी। जी, तो ये कनेक्शन जो है इट्स लाइक सो डिफिकल्ट बिकॉज यूजुअली दिमाग में नहीं आता है। जी, एंड ऑफ कोर्स जैसा आपने राइटली पॉइंट किया कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द women these days are getting married late because they are obviously focusing on their careers, या so उसके वजह से infertility challenges होते हैं, बहुत and ज़्यादा then होते हैं। because of that they have to go such treatments because naturally everybody wants एवरी children. या So interesting, wow, never thought कि ये इस link को ये वजह से आप देखिए न्यूक्लियर फैमिली हाँ प्लस लेट मैरिजेस एंड इश्यूज एंड दे डोंट वांट चाइल्ड। आप देखा होगा एक ग्रुप है अभी yes जिसमें आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स आल्सो, वी डोंट वांट चाइल्ड। yes आई हैव सीन देम नली पैरस में जिनको बच्चे नहीं है और जिनको बच्चे हैं, अगर हम दो ग्रुप कंपेयर करते हैं तो नली पैरस में या नन्स में द ब्रेस्ट कैंसर मोर कॉमन, द सिंपल फैक्ट, बिकॉज द गॉड हैज गिवन द हार्मोन अ बॉडी, लैक्टेशन प्रेगनेंसी वो यू हुआ ही नहीं है। सो इट्स अनयूज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन and at some point it's going to pay the penalty. राइट इंटरेस्टिंग। बट ये सिचुएशंस में मतलब आई डोंट नो अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, बट जी, मेरे दिमाग में एक आ रहा है कि जनरल सिचुएशन में अगर किसी को ऐसा पॉसिबिलिटी है और सिम्टम्स है ब्रेस्ट कैंसर के, सो देन डू दे स्टिल कैन गेट प्रेग्नेंट और आर दे चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू ब्रेस्ट बहुत फीडिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट कैंसर, हर एक महिला को लगता है मुझे आज ब्रेस्ट कैंसर हो गया। आज मैं 25 साल की हूँ, मुझे कल एक पेशेंट आई मेरी जिसका एज 27 था, 3-4 साल पहले मैरिड हो चुकी है उसको, और उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। सो उसके मन में 2 सवाल थे, मैं मेरा ब्रेस्ट बचा पाऊँगी और मैं प्रेग्नेंट हो सकती है नहीं से। राइट बट हमें लगता है उस टाइम में वो महिला का लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर वो महिला सेफ है तो उसका बच्चा सेफ है। जनरली आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, सो हम वो डिपेंड करते हैं कि उसका लाइफ अगर 2 या 3 साल सेफ होता है तब हम सोच सकते हैं, क्योंकि आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। सो अगर रिकरेंस नहीं होना है 2 या 3 साल निकलते हैं, हम मिनिमम हमें 5 साल रुकना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर के बाद में। बट एक अनदर एग्जांपल है, मैंने बॉम्बे में 2014 में एक पेशेंट को ऑपरेट किया था जब मैं यूके से वापस आया था, और उनकी बच्चे नहीं थे उनके, उनका कीमोथेरेपी हो गया, सर्जरी हो रही, सब कुछ हो गया, एंड वो लेडी मुझे 5 साल के बाद मुझे मिलते हैं, शी गॉट प्रेग्नेंट एंड आज उसको 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 8 साल का, एक बच्चा 5 साल का है। तो शी सेट एन एग्जांपल फॉर मी कि ऐसा भी हो सकता है, राइट? सो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि जिन लोगों के लिए कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, शी इज़ एन एग्जांपल, एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल है। बट जनरली जब कीमोथेरेपी चलती है तो वो ओवरी को भी डैमेज करती है, और वो रीज़न है कि हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, फिर प्रेगनेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट सेम टाइम हमारे पास रेफेल भी है। सो हम क्या करते हैं जब कीमो देते हैं यंग पेशेंट में, हम उनको एक इंजेक्शन देते हैं जो ओवरी को प्रिजर्व करते हैं, सो दैट उनका ओवरी प्रिजर्व हो सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, फॉर एग्जांपल कोई महिला मेरे पास आती है, आज वो 25 साल की है, 6 महीने हो गए शादी होके, बट डॉक्टर मुझे प्रेग्नेंट तो होना ही है, मैं इससे तो बाहर आ जाऊंगी। तो हम लोग उनका एम्ब्रियो फ्रीज करते हैं, तो शी कैन बी प्रेग्नेंट आल्सो आफ्टरवर्ड। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेडिकल जो एक्सपर्टीज हैं वो बहुत आगे चली गई है, और ये सारी प्रेगनेंसी पॉसिबल है, बट प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर कंसल्टेशन होना चाहिए और टीम वर्क होना चाहिए। राइट गॉट योर पॉइंट। ओके, ये आपने कहा कि अभी डिफरेंट टाइप्स के ब्रेस्ट कैंसर है, सो व्हाट आर दोस टाइप्स? सो ये बहुत सारे, पहला तो क्वेश्चन मेरे पास सारे मुस्लिम पेशेंट आते थे, एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये मेल है कि फीमेल है? सर मैं उनको स्माइल लेके बोलता हूँ कि ये मेल फीमेल नहीं, उनके मन में ऐसा होता है कि ये फीमेल बहुत एग्रेसिव कैंसर होता है, नहीं, बट मेल फीमेल नहीं होता, उसमें कुछ टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। कुछ होते हैं हार्मोन पॉजिटिव कैंसर थे जिसको हम, सो बेसिकली हम बायोप्सी में 2 रिपोर्ट देखते हैं, एक तो कैंसर है या नहीं है, एक कौन से टाइप का कैंसर है। मैं पेशेंट बोलता है ये आपका पासपोर्ट है, राइट, मैं ये बिना पासपोर्ट के आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो हर ट्रीटमेंट बिना इस रिपोर्ट के नहीं जा सकते, जिसको हम बोलते हैं आईएससी, इसका मतलब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। तो उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, एक ER, PR एंड HER2। तो ये फैक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है हमें? इससे 2 चीज पता चलती है हमें, एक तो मेरा कैंसर किस टाइप का है और मुझे कौन सी ट्रीटमेंट
प्रॉपरली हेल्पफुल हो सकती है। राइट। मान चलो कोई पेशेंट और हार्मोन नेगेटिव, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, जिसको हम TNBC बोलते हैं, या HER2 पॉजिटिव, ये थोड़ा एग्रेसिव टाइप है। तो लोगों को लगता है सर ये तो मेरा बहुत फैलने वाला कैंसर है, क्योंकि उसमें हार्मोन नेगेटिव टैबलेट के ऑप्शन नहीं है, थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, ओके। राइट। तो उनमें कीमोथेरेपी ज़्यादा काम करती है, इम्यूनोथेरेपी काम करती है, ठीक है। तो ये हमें रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंटली हेल्प करते हैं वाइज identify। ट्रीटमेंट चूज करने के लिए। राइट, राइट, गॉट इट। एंड ये सारे ट्रीटमेंट हमें, हमारा अल्टीमेट एक ही एम है कि हर एक पेशेंट को हमें अच्छा लाइफ देना है। राइट, हाउ माय पेशेंट कैन लिव लॉन्गर। एब्सोल्युटली राइट। सो ब्रेस्ट कैंसर के डॉक्टर सिम्टम्स क्या होते हैं? सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई पेशेंट बोलते हैं मुझे पता ही नहीं चला सिम्टम्स क्या है। तो एक सारी महिलाओं के लिए मैं एक 5 सिम्टम बताना चाहता हूँ। एक, लंप, हार्ड लंप, कोई भी अगर हार्ड लंप ब्रेस्ट में है तो वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेकंड, ब्लड्स इन निप्पल डिस्चार्ज, जो निप्पल से खून आना, जिसको बोलते हैं खून आना निप्पल से, वो एक सिम्टम होता है। तीसरा होता है कि निप्पल अंदर जाना, जिसको हम रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल बोलते हैं, वो निप्पल से। बहुत सारे महिलाओं के निप्पल अंदर होते हैं, बट रिसेंट ऑनसेट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या, मुझे अभी 15 दिन से 1 महीने से निप्पल अंदर जाना, ये एक साइन होता है। चौथा होता है कि ब्रेस्ट का शेप चेंज होना। आप जब कपड़े चेंज करते हो तो पता चलता है कि एक ब्रेस्ट का शेप चेंज लग रहा है, तो वो कुछ लम्ब अंदर होगा जो चेंज कर रहे हैं। और पांचवा होता है कि वो ब्रेस्ट पे पूरा स्वेलिंग आना, जिसको हम बोलते हैं संतरे का छिलका कैसे होता है, वैसे डॉट डॉट आ जाते हैं, तो थोड़ा एडवांस कैंसर का सिम्टम्स होते हैं। ओके, तो ये जो 5 सिम्टम्स है, 100 में से 95% लोगों में ये सिम्टम आना ही आना है। अंडरस्टैंड। तो ये सिम्टम हमें, हार्ड लंग, अगर हार्ड कोई भी ग्रंथि है, अगर खून आना है, चेंज हुआ निप्पल का साइज, या फिर पूरे स्किन में चेंजेस आ गए हैं, ये सारे सिम्टम्स, अगर या निप्पल रिट्रैक्शन है, ये सारे सिम्टम ब्रेस्ट कैंसर के हमें इग्नोर नहीं कर, अगर कोई इस महिला बताती है तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। गॉट इट। बट ये मिसअंडरस्टैंड भी हो सकता है, मिसकंस्ट्रू भी हो सकता तो है। बहुत सारी महिला करती कि मुझे गठान तो है, बट ये दूध की गठान होगी, खुद ही डायग्नोस कर लेते हैं। तो वो नहीं, जब तक बायोप्सी नहीं करेंगे तब तक। निप्पल से डिस्चार्ज आना कि नहीं डॉक्टर मेरे निप्पल से मेरे मम्मी के से भी आता था, तो नहीं है, मतलब हो सकता है। थर्ड थिंग, नहीं कुछ तो लग गया होगा, या बच्चे ने काट लिया होगा, या फिर ना प्रेगनेंसी में जब बच्चे फीडिंग करते हैं तब स्वेलिंग आता, तब हुआ होगा। तो ये बहुत सारे मिस सिम्टम्स होते हैं। तो हम यही कहते हैं कि आप खुद एग्जामिन करो, एग्जामिन करके तुरंत आप अपने लोकल डॉक्टर को दिखाइए, और डॉक्टर को दिखा के एक्सपर्ट को दिखाइए, ताकि आप जल्दी डायग्नोस कर पाओगे इस सिम्टम को। 100 में से 95% कैंसर इसी सिम्टम में आने वाले हैं। अब 5% जो कैंसर है वो कोई सिम्टम नहीं आएंगे। आप रूटीन मामोग्राफी के लिए गए, आपको कोई सिम्टम ही नहीं है। 47 की महिला है, मामोग्राफी के लिए गई, पता चला छोटा सा लेशन है। ऐसे 5% लोगों में हो सकता है कि जो पता नहीं चले, बट मेजोरिटी केसेस हम पता कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। जनरल, जैसे आपने बोला था बीच में अभी के, सेल्फ एग्जामिनेशन और होम एग्जामिनेशंस बेसिकली कैसे कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई? जी, सो अवेयरनेस जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें 2 ऑप्शन हैं। हम उसको ये बोलते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ओके। हर एक महिला को खुद अपना एग्जामिन करना चाहिए। सेकंड होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब आप एक्सपर्ट के पास गए, कोई पेशेंट मरीज मेरे पास है, मैं उनका एग्जामिन कराऊँ, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम, राइट। सो जो महिला हमारे पास आती है, हम उनको सिखाते हैं। सो इसका एम यही है कि आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करिए। राइट। इसके 2 मेथड है। एक तो जिनके पीरियड्स चल रहे हैं, जो प्री मेनोपॉजल, जो जिनके मासिक वारी चल रही है, वो महिला, और दूसरा जिनके पीरियड बंद हो चुके हैं। तो हमको सिखाते कि जिनके महिला के पीरियड चले, प्री मेनोपॉजल जिनको बोलते हैं, यंगर, उन्होंने अपने जो पीरियड खत्म हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 दिन पीरियड खत्म हो गए, 6वें या 7वें दिन एग्जामिन करना है। ओके। क्योंकि आप पहले दिन एग्जामिन करोगे तो आपको सारा ब्रेस्ट टेंडर लगेगा, दर्द रहेगा, आपको लगा अरे यहाँ पे भी गठान है, यहाँ पे भी गठान है, तो पीरियड्स के 5वें दिन के बाद एग्जामिन करना चाहिए। कैन बी मिसलीडिंग इसके वजह से। एग्जैक्टली। कैसे करना चाहिए? सिंपल, हम ये पाम दिखाते हैं, ये जो पोर्शन टिप होते हैं, टिप बड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर हम टिप से करेंगे तो सब जगह हमें लंप ही लगेंगे। राइट। पाम जो होता है वो बहुत ठीक होता है, तो इससे भी नहीं करना चाहिए। सो दिस मिडल पोर्शन, हम ये बताएंगे, ये मिडल पोर्शन जो है इससे एग्जामिन करना चाहिए। गॉट इट। बहुत सारे, जैसे उन्होंने आज उनका 5 दिन खत्म हो गए, 6वें या 7वें दिन उन्होंने एग्जामिन करना है। राइट। बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे जो देखे कर सकते हैं। सिंपल क्लॉक को ही एग्जामिन करिए, 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock एंड आर्म बेड में। ये 4 स्टेप है बेसिक एग्जामिन करने के। गॉट एक साइड में, सेम ऑन अदर साइड। राइट। ये होगा जिनकी जो यंग महिला है। हाँ।
जो महिला पोस्ट मेनोपॉजल है तो उन्होंने कुछ सिंपल करना है, कैलेंडर पे एक डेट मार्क करना है, 1 तारीख, 5, 10 तारीख, बस खुद की एग्जामिन करना, ब्रेस्ट एग्जामिन करना है। ओके। जब ये महिला 6 मंथ तक ऐसे फॉलो करेंगे, दे बिकम एक्सपर्ट, क्योंकि उनको पता है अरे ये तो लास्ट महीने में भी लम्प था, ये कैंसर नहीं है, गॉट इट। ये लम्प अभी आया है। हाँ। सो आप इट्स कॉल्ड एज एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना आप ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे तो इसके बहुत एडवांटेज है। जो लोग एग्जामिन नहीं करते हैं तो उनका ब्रेस्ट में एवरेज साइज जो है डिटेक्शन कैंसर का ऑलमोस्ट 3.5 सेंटीमीटर है। ओके। अगर आप डिटेक्ट नहीं करते हो, महिला कोई ट्रीटमेंट की आती है तो कैंसर का साइज एवरेज 3.5 टू 4 सेंटीमीटर होता है। स्टेज 2 में चला गया, आप वही कैंसर को आप अगर खुद एग्जामिन करते हो एवरी मंथली तो आपको एक 1 टू 1.5 में पकड़ जाएगा। राइट। तो आप स्टेज 2 और 3 का कैंसर स्टेज 1 में पकड़ रहे हो। सिंपल एग्जामिनेशन आप स्टार्ट करोगे तो कोई भी लम्हा आप अर्ली स्टेज में पकड़ पाओगे। गॉट। ये इसका मेन तात्पर्य है। अंडरस्टैंड। सो ये बट ब्रेस्ट कैंसर के जो स्टेजेस होते हैं जी, वो क्या होते हैं? सो जनरली ब्रेस्ट कैंसर हम लोग 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। हाँ। कोई मेडिकल लाइन में हम बोलते हैं अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, या फिर लोकली एडवांस, या फिर एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, मेटास्टेटिक कैंसर, जहाँ Okay. कैंसर फैल जाता है। हम्म। अब मेडिकल लाइन में सोचा जाएगा तो इसको 4 स्टेज होते हैं। हम्म। स्टेज 1 में कैंसर लोकल मतलब ब्रेस्ट में ही है, कहीं फैला नहीं है, Okay. बहुत छोटा है, लेस देन 2 सेंटीमीटर छोटा ही है। हम्म। स्टेज 2 में थोड़ा सा 2 टू 5 सेंटीमीटर हो गया। हम्म। 3 में कैंसर यहाँ से लेके बगल में आर्म पेट में बढ़ जाता है, मतलब आप ब्रेस्ट से गठा निकल के लिम्फ नोड में जा चुकी है। राइट। और स्टेज 4 मतलब ब्रेस्ट को छोड़ के कहीं शरीर में और फैल गया। तो हम्म। 1, 2, 3 क्यूरेबल है, 4 स्टेज क्यूरेबल नहीं होता है, इसको हम कंट्रोल करते हैं। बट फिर भी आजकल जो स्टेज 4 में लाइफ स्टाइल है बहुत अच्छी है। जैसे हम डायबिटीज को बोलते हैं, हम क्योर नहीं करते हैं, हम स्टेज 4 कैंसर क्योर नहीं करते, इसको कंट्रोल करते हैं। राइट। राइट। सो बट अर्ली डिटेक्शन से जो हमने एग्जामिनेशन देखा है उससे हम 3 का 2 में ला सकते हैं, 2 का 1 में ला सकते हैं। राइट। स्पेशली जो लीन थिन महिला है जिनमें ब्रेस्ट साइज छोटा है उनमें तो जल्दी पता चल जाएगा। अंडरस्टैंड। सो ओवरऑल एम हमारा यही है कि इसको हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें ताकि क्योर रेट सक्सेसफुल हो जाए। अंडरस्टैंड। नाउ ये केसेस में मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक लंप जो होगा वो कैंसरस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हाँ। सो हर एक महिला के एक माइंड में होता है कि मुझे ब्रेस्ट लंप आ गया, ये कैंसर का ही होगा। सो ये मिथ है। द फैक्ट इज 90% ब्रेस्ट लंप आर बिनाइन। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस। राइट। अब महिला के एज में जैसे कोई महिला अब 12 साल से उनकी पीरियड स्टार्ट होते हैं टिल एज ऑफ मेनोपॉज से अब 50 इयर्स तक पकड़ लो। राइट। तो उनको 12 से लेके एक 45-50 तक वो महिला का शरीर सारा हार्मोन इन्फ्लुएंस में है, पीरियड्स आना जाना। राइट। तो ये ऑब्वियसली ये पीरियड से ब्रेस्ट में भी सिस्ट आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस है, सेम ग्लैंड है। तो ये इससे सारे लम्स आते रहते, कभी निप्पल डिश आते हैं, बट जरूरी नहीं कि सब कुछ कैंसरस है। 100 में से 90% जो लम्प होते हैं वो सादे होते हैं और 10% कैंसरस होते हैं। बट वो 10% देखने के लिए हमें जो पहला एक्सरसाइज था, सिम्टम्स एक्सरसाइज, ये करना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड। काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ये फिर आपने जो स्टेजेस के बारे में बात किया, सो नेचुरल प्रोग्रेशन जो है वो बेसिकली ये ब्रेस्ट कैंसर का, आपने बोला कि फिर ब्रेस्ट टिश्यू से वो बेसिकली पहले आर्मपिट में जाता है एंड देन जी। वो यूजुअल रूट ही हमेशा ऐसे ही जी। फैलता है। सो अधिकतर केसेस में 100 में से 95% केसेस में वो ब्रेस्ट में स्टार्ट होता है, ब्रेस्ट से स्टार्ट होके लिम्फ नोड्स बोलते हैं हम लोग। सो बेसिकली लिम्फ नोड्स आर पुलिस गार्ड्स, पुलिस गार्ड। तो वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, वो कैंसर को यहाँ से जो भी चीज को यहाँ से यहाँ तक नहीं जाने देते। तो दे आर होल्डिंग बैक, वहाँ पे बोलते नहीं Right. यहाँ से नहीं जा सकते। तो दे आर पुलिस गार्ड। वी हैव ऑलमोस्ट 5000 पुलिस गार्ड्स इन बॉडी है, हर एक एरिया में। जैसे थ्रोट में टॉन्सिल दिया है, राइट। यहाँ पे लिम्फ नोड्स है, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं कैंसर को जाने के लिए। बट वो कैंसर जब उन पे भावी होता है तो यहाँ से वो लिम्फ नोड में प्रवेश करता है, फिर लिम्फ नोड से नेक में आता है और फिर लंग, लिवर, बोन में कहीं भी जा सकता है। अंडरस्टैंड। राइट। सो जब इसलिए बोलते अर्ली डिटेक्शन की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लिम्फ नोड में कैंसर नहीं गया मतलब आपका कैंसर वहीं पे था, तो बहुत अर्ली स्टेज में था। Right. दैट इज वन मोर इम्पोर्टेंट। और कभी कभी कुछ केसेस में कैंसर यहाँ से यहाँ नहीं आता और
कहीं यहाँ से लेके शरीर के कोई पार्ट में भी जा सकता है, ओके, बट लेस देन 5% केसेस। गॉट योर पॉइंट। हमें भी तजुर्बा होता है, अरे ये पेशेंट का पेट स्कैन में ओनली बीमारी ब्रेस्ट में ही है, छोटा है, और राइट। उसको लीवर में भी गठान दिख रही है। हम्म, ऐसे बहुत कम लोग में होता है ऐसे कि कैंसर यहाँ से जम करके यहाँ तक जा सकता है, बट अधिकतर केसेस में रूट फॉलो होता है। अंडरस्टैंड। आप जितना डिले करोगे, आप जितना टाइम दो ग्रो करने के लिए, वो ग्रो होते रहेगा, वो लिम्फ नोड में जाएगा। इसलिए हम कैंसर बोलते हैं कि डायग्नोसिस अर्ली करो, ट्रीटमेंट अर्ली करो, ताकि मेटास्टेसिस होने के चांसेस नहीं होना चाहिए। राइट। तो ये स्क्रीनिंग जो है, जैसे आप जी। कह रहे हैं, तो ये स्क्रीनिंग क्या एज में यूजुअली शुरू करनी चाहिए और So- कितनी ऑफन करनी चाहिए? ऑल्सो कैसे पता चलेगा कि आपको, मतलब लंप से ही पता चलता है, दैट्स द ओनली वे? स्क्रीनिंग पे हम अगर बात करेंगे, तो स्क्रीनिंग कैसे है, इंडिया में कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, जैसे हर एक कंट्री में देखते हैं, यूएस में, यूके में, अमेरिका में बात करते हैं, तो वहाँ पे 40 के बाद हर एक महिला का मामोग्राफी होता है, राइट। एनुअल स्क्रीनिंग। यूके में बात करते हैं, वहाँ पे 45-47 के बाद में 2 या 3 साल में वैन घर जाती है, या उनको बुलाते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। ओके। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में प्रोटोकॉल है। इंडिया में हमारे पास स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी स्क्रीनिंग, किसी ने कैंप लगा दिया, आज मैं सिप्ला में हूँ, काम कर रही हूँ, तो मेरा एनुअल चेकअप हो गया, Right. राइट, वो स्क्रीनिंग। बट एवरेज हमें ब्रेस्ट सेल एग्जामिनेशन स्टार्ट करना चाहिए फ्रॉम द एज ऑफ 30 स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इस पे हार्म नहीं है। राइट। अगर हमें यहाँ स्क्रीनिंग करना चाहिए इंडियन पॉपुलेशन में, सो एक 47-50 के बाद में, 45 टू 47 के बाद में, राइट। वंस इन 2-3 ईयर करना चाहिए, इतना रेगुलर जरूरत नहीं है। अच्छा। सो जो स्क्रीनिंग में, बट बहुत सारे कैंसर हम स्क्रीनिंग में पता चलते हैं जो हाथ से भी नहीं लगते हैं। राइट। और ये क्या स्क्रीनिंग होती है जो, से फॉर एग्जांपल, जी। जनरली 30 के एज में शुरू करना चाहिए? सो उसमें 2 कंपाउंड होते हैं। बहुत सारे लोगों को एक वो मिथ है कि सर हम मैमोग्राफी क्या है, सोनोग्राफी क्या है, या सोनोमैमोग्राफी क्या है। सो बेसिकली सोनोग्राफी यानी कोई भी बॉडी का हम सोनोग्राफी करते हैं, वैसे हम ब्रेस्ट का सोनोग्राफी करते हैं। राइट। और उस सोनोग्राफी में हमें समझता है कि वहाँ कुछ गठान है नहीं है, वो सोनोग्राफी है। मामोग्राफी मतलब जैसे हम एक्सरे करते हैं, राइट। तो ब्रेस्ट को मशीन में प्रेस करके इसका फोटो निकालते हैं, और उसका तो एक्सरे फोटो निकालते हैं, उससे ये पता चलता है कि जो हाथ से नहीं लगनी चीजें कुछ दिखते, जैसे कैल्सिफिकेशन हो गया, या इतना छोटा लंबा है जो मेरे हाथ से भी निकल रहा है। सो इसको मामोग्राफी बोलते हैं, अंडरस्टैंड। राइट। बट यंगर पॉपुलेशन लेस देन 40, उन लोगों में हमें खाली सोनोग्राफी करना चाहिए। ओके। एंड कितने, 1 and 2 3 सो 1 and 2 3 इज ओके, असिम्प्टोमेटिक। ओके। जो महिला 47-50 के बाद हैं, उनमें दोनों करना चाहिए, राइट। और दोनों 1 and 2 to 3 इज सफिशिएंट, और गॉट इट। 1 and 3 इज ऑल्सो सफिशिएंट। हाँ। क्योंकि हम कैंसर जो पेशेंट है उन लोगों में एनुअल करते हैं, अंडरस्टैंड। और या फिर जो लोगों में रिस्क ज़्यादा है उन लोगों में थोड़ा फ्रीक्वेंट करते हैं, बट जो लोगों में रिस्क नहीं है, 1 and 2 ईयर इज सफिशिएंट। गॉट योर क्योंकि इसके डिसएडवांटेज भी है। आप एनुअली चेक करते रहोगे, चेक करते रहोगे, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है वहाँ पे, जिसकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती है। सो बहुत सारा हमने स्टडीज़ देखा है, जिसमें हमने यही देखा है कि फ्रीक्वेंट मैमोग्राफी करने से बायोप्सी के इंसिडेंस बहुत बढ़ गए, और सर्जरी के इंसिडेंस बढ़ गए हैं, और कैंसर नहीं आया है। सो ये वाइज डिसीजन है कि हमें बैलेंस एक्ट लेना चाहिए। राइट। बट ऐसा नहीं होता है कि 2 या 3 साल में अगर इंटरवल में आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रोग्रेस भी हो जाए, ऐसा तो तो नहीं? इसके लिए पता चल जाता है हमें। अच्छा, यू कैन कम टू। हम इसको बोलते हैं इंटरवल कैंसर। किसी को ये साल में नहीं था, लास्ट नहीं था, 1 साल में आया, बट इतना तो नहीं बढ़ेगा कि वो स्टेज 3 में जाएगा, अंडरस्टैंड। 1-2 सेंटीमीटर, राइट। Right. सो वो इसका एडवांटेज है। गॉट इट। और ये मैमोग्राफी वर्सेस लाइक दीज अदर मेथड्स जैसे एमआरआई और वो सब रहते हैं, उसमें क्या डिफरेंस? सो नॉर्मली कोई भी पेशेंट एमआरआई नहीं करते हैं जब तक वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं। जैसे यंग पेशेंट होते हैं, Right. जो मेरे पास कोई कैंसर की महिला है जिसका ब्रेस्ट साइज लार्ज है, और 30-35-40 ईयर्स है, और काफ़ी डेंस ब्रेस्ट है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, यंग लोगों में एमआरआई हेल्पफुल है, राइट, मोर स्पेसिफिक है। राइट। जिनमें ब्राका पॉजिटिव हमने डिस्कस किया था, उन लोगों में काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। जिन लोगों में इम्प्लांट्स है, I was just going to ask you. या ब्रेस्ट इम्प्लांट, उन लोगों में एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्लास ऑफ पेशेंट जिसमें ये एमआरआई काफ़ी हद तक हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता, मामोग्राफी के अबाव। ओह, बिकॉज़ आप जब ये अभी बोल रहे थे, मेरे दिमाग में वही आ रहा जी। था कि आर लाइक पेशेंट्स हु हैव इम्प्लांट्स, तो उनकी पॉसिबिलिटी आल्सो ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज मोर? पर से ये बहुत एक मिथ, अगेन ये मिथ है कि सबके में, कि मैंने इम्प्लांट्स किए मुझे ब्रेस्ट कैंसर होगा। राइट। सो नहीं, इम्प्लांट और ब्रेस्ट कैंसर का संबंध नहीं है। राइट। बट इम्प्लांट होने से बहुत बार स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम आता है,
सो कोई एक्सपर्ट स्क्रीनिंग नहीं है, कुछ छोटा लम्स है हमारा, मान चलो कोई एक्सपर्ट नहीं है, उस केस में अगर हमने एमआरआई किया तो हमें सब आइडिया आती है। राइट। तो मुझे मुझे एक किस्सा याद आया अभी, कि बीच में मैं जब मैं लंदन में था 2012 में, सो एक आया था कि ब्रेस्ट कैंसर जिसको पीप इम्प्लांट हुआ, तो यूके में लंदन में बहुत सारे महिलाओं ने इम्प्लांट्स किए थे, राइट। बहुत सारे महिलाओं ने। राइट। और वो इम्प्लांट्स उन्होंने कुछ न्यूज़ है कि इम्प्लांट फॉल्टी है, उससे कैंसर हो सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, सो मेनी वुमन केम टू द हॉस्पिटल कि हम मेरा इम्प्लांट निकालो, बट डिटेल किसी के पास नहीं थे। कोई 10 साल, उसमें एज ग्रुप बहुत ज़्यादा था, कोई 20 साल की भी थी, कोई 50 साल की भी थी। सो बट बाद में बहुत सारा डब्ल्यूएचओ का या फिर गाइडलाइंस आए थे कि इम्प्लांट्स एंड कैंसर का संबंध नहीं है, राइट। बट बहुत बार डिले हो सकता है डायग्नोसिस में। अंडरस्टैंड। जी, एंड ये केस में मतलब ऐसे ही वो पैनिक क्रिएट हो जाता पानी है। क्रिएट हो जाता है कि मैंने Got इम्प्लांट किया था। राइट। बट अभी एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मैंने एक महिला का ऑपरेशन किया, जिसको एचआईवी भी है, इम्प्लांट भी था और ब्रेस्ट कैंसर भी है। वाओ। सो इंटरेस्टिंग। सो बहुत केयरफुली करना चाहिए था। वो एक महिला, बहुत यंग महिला थी, और उसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, और वो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था। और चैलेंज था, वो महिला एक 35 साल की है, और वो चाहती थी कि डॉक्टर साहब मुझे मेरा इम्प्लांट नहीं निकालना है। बहुत चैलेंजिंग है। फिर हमने कीमो किया, उसको मार्क किया, मार्क करके फिर मैंने सर्जरी किया उसका इम्प्लांट को बचाते हुए, और उसका सारी रिपोर्ट अच्छे भी है, और आज वो रेडिएशन पे हैं। वाओ। सो उनको इम्प्लांट की से ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ, पर ब्रेस्ट कैंसर इम्प्लांट दोनों साथ में रह भी सकते हैं। अंडरस्टैंड। जी गॉट योर पॉइंट। ग्रेट। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू कॉल ट्रीटमेंट्स। जी। नाउ से फॉर एग्जांपल अगर कोई महिला है या कोई पुरुष है जिनको ये ऑफ कोर्स आया, तो क्या मेन ट्रीटमेंट्स है जो वो कर सकते हैं? सो ब्रेस्ट कैंसर का हम ट्रीटमेंट अगर डिवाइड करते हैं, तो हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। एक सर्जरी, सेकंड कीमोथेरेपी, थर्ड रेडिएशन, और एक चौथी होती है हार्मोन ट्रीटमेंट। ओके। 4 ट्रीटमेंट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अब ये ट्रीटमेंट डिपेंड करते हैं कि वो कैंसर का स्टेज कितना है, और वो महिला का एज कितना है, और रिपोर्ट कैसे है। ओके। ये 3 फैक्टर पर डिसाइड करते हैं कि ये महिला को ऑलमोस्ट ऑल ब्रेस्ट कैंसर जहाँ पे कहीं स्प्रेड नहीं है, सर्जरी मैंडेटरी है। ओह। मतलब स्टेज 1, 2, 3 में सर्जरी होना ही होना है। स्टेज 4 में सर्जरी नहीं करते हैं। जब तक वो महिला को कुछ ब्लीडिंग या प्रॉब्लम नहीं है तब नहीं करते। राइट। बट अधिकतर सारे पेशेंट को सर्जरी लगना ही है। अब बात आती है रेडिएशन की। तो 2 फैक्टर्स हैं जिन लोगों के ब्रेस्ट बचाते हैं हम लोग, जिसको ब्रेस्ट सेविंग सर्जरी बोलते हैं, उन लोगों में रेडिएशन लगता ही लगता है, या किसी में लिम्फ नोड में कैंसर है तो उन लोगों में रेडिएशन लगता है। अच्छा। राइट। गॉट योर अब पॉइंट। थर्ड आता है कीमोथेरेपी का। अब कीमोथेरेपी मतलब क्या होती है? बेसिकली हमने सर्जरी करके ट्यूमर निकाल दिया, बट मेरा कैंसर कहीं शरीर में फैल तो नहीं रहा है, तो हम एक सलाइन के द्वारा इंजेक्शन डालते हैं, और वहां से जो माइक्रोस्कोप सेल है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अंडरस्टैंड। अब ये डिपेंड करता है पेशेंट का एज कैसा है, पेशेंट के रिपोर्ट्स कैसे हैं, वो देख के हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट कलीग्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं उनको कीमोथेरेपी देने की जरूरत होती है नहीं है। तो वो कीमोथेरेपी हो गया। और एक चौथा होता है हार्मोनल टैबलेट, जिसको हम लोग हार्मोन ट्रीटमेंट। जिन पेशेंट का हार्मोन जैसे ER PR पॉजिटिव बोलते हैं, हार्मोन पॉजिटिव, इन लोगों में क्या होता है कि ये हार्मोन पॉजिटिव मतलब अगर हम उनका रूट ब्लॉक करेंगे, दे विल नॉट हैव अ रिकरेंसेस। तो ऐसे डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं ट्रीटमेंट के, बट मोटा मोटी ये 4 ट्रीटमेंट आती है। अब इसमें एक नया ट्रीटमेंट जो है, जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है, कि इम्यूनोथेरेपी, टारगेट ट्रीटमेंट। ओके। कुछ जो कैंसर होते हैं थोड़ा एग्रेसिव, जो मैंने बोला HER2 पॉजिटिव कैंसर जो एग्रेसिव होते हैं, राइट। उन कैंसर में आज हमारे पास जो टारगेटेड मेडिसिन है, तो वो टारगेटेड वो सेल पे ही ब्लॉक करते हैं वेरी प्रिसाइजली। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो मुझे याद है, ये टारगेट मेडिसिन का जो कॉस्ट था वो 2 लाख रुपए था, बट आज ये कॉस्ट 20,000 तक आ चुका है। ओह वाओ। और ये ट्रीटमेंट लेने से सर्वाइवल में बहुत फर्क पड़ा है, अंडरस्टैंड। बहुत फर्क पड़ा है। ओके। मतलब अगर कैंसर बड़ा है, ऑपरेबल नहीं है, अगर हम ये टारगेट ट्रीटमेंट कीमो के साथ देते हैं, तो ये ट्यूमर गायब भी हो सकता है। ओह वाओ। इतना अच्छा रिस्पॉन्ड है। और ये जो रहता है ये भी मतलब सर्जरी के बाद ही होता है, और इज इट बेसिकली? सर्जरी तो हम उस पर Surgery. आएंगे। और दूसरा था इम्यूनोथेरेपी, जो आजकल एक नया सिस्टम है कि जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है उन लोगों में ये ट्रीटमेंट। तो ये जो न्यूर मॉडल्स है, ये हमें कैंसर में बीट करने में बहुत फ़ायदा कर रहे हैं, बड़ा कैंसर करने में छोटा कर रहे हैं, और कैंसर को रोक करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट इस सब केस में ज़रूरत नहीं है।
तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके रिपोर्ट लिखे डिसाइड Right. करना चाहिए। गॉट योर पॉइंट। बट ये सब जो भी आप ट्रीटमेंट्स बोल रहे हैं उसमें सब सिचुएशंस में ब्रेस्ट जो रहते हैं वो निकालने पड़ते हैं? ये भी बड़ा मिथ है, ये बहुत it? इंटरेस्टिंग। जब मैंने हाँ। प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे, तो एक पेशेंट का ग्रुप आता है जिसमें पेशेंट्स हैं, उसके फैमिली सब ने, और जब हम पूछते हैं कि कौन सा ऑपरेशन करना है, तो उसमें बस पेशेंट को छोड़ के सब बोलते हैं, सर सब ब्रेस्ट निकाल दो, जड़ से निकाल दो। हम्म। तो ये जो मिथ था ना कि कैंसर को वो बेचारी महिला नहीं बोलती, सारी फैमिली डिसाइड करती। सो ये बहुत सैडनिंग पार्ट था, और मुझे 10 साल लगे इस कन्विंस करने में, क्योंकि सबके माइंड में एक ही ऐसे ही होता है कि ब्रेस्ट निकालने से कैंसर वापस नहीं आता। आपने सुना होगा जड़ से निकाल दिया, बट ऐसा नहीं होता है। मे बी पहले सर्जन इतना ट्रेन नहीं थे बचाने के लिए, और पहले ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी, राइट। सो आज हम ये ब्रेस्ट कैंसर के अगर 100 महिला लेते हैं, 100 में से एटलीस्ट 60-70 लोगों में हम स्तन बचा सकते हैं। और जिन लोगों में हम ब्रेस्ट निकालते हैं राइट। बाय चॉइस, या फिर उन लोगों में हम 20% लोगों में रिकंस्ट्रक्शन का वैल्यू ऐड कर सकते हैं। राइट। मैं आपको एक्चुअली पूछने जी, वाला था जी। इसके बारे में, बिकॉज यूजुअली जैसे ये मिसेक्टमी जिसे कहते हैं, तो Mastectomy, व्हाट yes. इज मिसेक्टमी? सो मेस्टेक्टोमी बेसिकली हम पूरा ब्रेस्ट निकालने को मेस्टेक्टोमी, जो लेडी का स्तन निकाल दिया वो लेडी फ्लैट रहेगी, फिर यहाँ कुछ नहीं रहेगा। बट इसके भी डिसएडवांटेज है कि हमेशा वो महिला को याद रहेगा कि मुझे कैंसर हुआ था, नहाते समय कपड़े बाहर जब जाएगी तो वो उसको प्रोसेस पहनना पड़ेगा। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हमेशा रहेगा, एंड दैट्स किल दैट लेडी एवरी डे। वो एक इम्पॉर्टेंट है। वर्सेस अगर हम ये लेडी को ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये महिला वो भूल जाएगी मुझे कैंसर था। एटलीस्ट जब बाहर जाएगी 4 लोगों में, सो उसको लगा मेरा ब्रेस्ट इंटैक्ट है, सो दैट फीलिंग ऑफ लिविंगनेस, नेगेटिविटी, एंजाइटी वो कम हो जाएगी। बट सो ये केस में जो रहता है, मतलब एज इन, सो ये रिकंस्ट्रक्शन जो आप बोल रहे हैं वो बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी ऑप्शन इज इट? 100% इज वेरी गुड क्वेश्चन। सो ये जो रिकंस्ट्रक्शन इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक तो हम ब्रेस्ट सर्जन होते हैं जो जिसमें ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट है, तो मैं खुद भी सर्जरी करता हूँ। आज सुबह की बात कर रहा हूँ। आज सुबह मॉर्निंग में 7 बजे केस था। वो महिला 36 ईयर की है, और उसको एक्सटेंसिव प्री कैंसर था। तो हमने उसको डिस्कस किया कि ये ब्रेस्ट निकालना ज़रूरी है, सेफ्टी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कैंसर में जब बात करेंगे, सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। लाइफ सेकेंडरी, लाइफ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कॉस्मेटिक सेकेंडरी फैक्टर है, राइट। बट अगर आप कॉस्मेटिक ऐड कर सकते हो तो ऐड करिए। तो फिर हमने वो महिला को ऑप्शन दिया। फिर हमारे प्लास्टिक सर्जन, मैं और पेशेंट तीनों बैठ के डिस्कस करते हैं कि देखो 2 टाइप के रिकन्स्ट्रक्शन होते हैं। एक तो आपके बॉडी से खुद यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इम्प्लांट बेस कर सकते हो। और मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अपने बॉडी का टिश्यू यूज़ होना चाहिए। ऑफ कोर्स। तो इस महिला का मैंने आज सुबह मैस्टेक्टोमी किया, और मेरे प्लास्टिक सर्जन ने यहाँ से पेट से जो फ्लैप होके फ्लैप लेके ब्रेस्ट बनाया। अब देखिए, जब वो महिला उठी एनेस्थेसिया से बाहर, उसको लगा मेरा मैस्टेक्टोमी हुआ है, बट मैं वैसे ही दिख रही हूँ, क्योंकि उसका एनवेलप जो ब्रेस्ट का था नॉर्मल था, प्रॉब्लम तो खाली टिश्यू में था, टिश्यू निकाल दिया। तो जो हीलिंग साइकोलॉजिकली है वो बहुत स्ट्रांग है, मेंटली आपको ईज रखता है एज वेल फ्यूचर के लिए। बट मुझे कहने का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टीम वर्क है, टीम वर्क। अगर आपके पास अच्छे प्लास्टिक है, प्लीज इन्वॉल्व करो उनको। गॉट इट। अगर ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं है, देन दूसरे और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? से फॉर एग्जांपल, सो अगर कोई महिला विलेज में रहती है, चलो रत्नागिरी के कोई डिस्ट्रिक्ट में रहती है, वहाँ से वो यहाँ नहीं सकती, वो 30 ईयर्स की है, और अभी हम मुंबई में रुक नहीं सकती, डॉक्टर साहब तो अभी उसको ब्रेस्ट निकालना ज़रूरी है, तो हम उसका मैस्टेक्टोमी करेंगे और उसको डिलेड रिकस करेंगे। अगर वो जाना चाहती है बाद में, डिलेड मतलब एक तो होता है इमीडिएट, मतलब हम ऑपरेशन करने के समय ही रिकस कर दें, या फिर डिलेड, डिलेड मतलब 6 महीने के बाद में या 7 के बाद में। यू गॉट इट। सो फिर ये महिला का ट्रीटमेंट सब खत्म हो जाता है। ये महिला साल भर के बाद में आती है, डॉक्टर साहब मेरी सारी ट्रीटमेंट हो गई है, मुझे रिकंस्ट्रक्ट करना, अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। तब हम यहाँ से लेके या बैक का फ्लैप लेके रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसको डिलेट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन भी बहुत सारे लोगों में है जिनमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रुकने का प्रॉब्लम है, जहाँ एक्सपर्ट ही अवेलेबल नहीं। बट ये दोनों ऑप्शन हमने ऑप्शन के पहले डिस्कस करना चाहिए। अंडरस्टैंड। एंड अपार्ट फ्रॉम ये प्लास्टिक सर्जरी, मतलब नॉर्मल, फॉर एग्जांपल, जो काफी सारी कंपनीज आजकल फोकस कर रही हैं इन ऑर्डर टू गिव लाइक आई थिंक सपोर्टिव ब्रास एंड दिस लॉन्जरी एंड ऑल दैट, सो दोज ये ऑप्शंस भी सब अवेलेबल होते हैं एंड यूजुअली पीपल सो एक सिंपल ऑप्शन होता है कि किसी महिला का ब्रेस्ट निकालते हैं तो वो महिला खुद होके कुछ ना कुछ एफर्ट करती कि मुझे फ्लैट नहीं दिखना है। राइट। तो वो हमने देखा है, जब वो कपड़े का एक रुमाल बना के गोल बना के वो ब्रेस्ट में रखते थे। फिर हमने देखा तो वो इवॉल्व होके प्रोसेस बन गए। तो इसमें अभी बहुत सारे सिलिकॉन प्रोसेस आते हैं,
ओह जैसे सिलिकॉन प्रोसेस बनती है, लाइट वेटेड होती है बहुत सारी और अफोर्डेबल कॉस्ट में है। मतलब बहुत सारी कैंसर सोसाइटीज़ है, जैसे इंडियन कैंसर सोसाइटी है, ये कुछ फ्री में प्रोवाइड करती है, कुछ 500 में प्रोवाइड करती है। या एवरेज जो एक 3-4 हज़ार रुपये भी सिलिकॉन अच्छी मिलती है प्रोसेसेस। उसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर जिनको टिकट नहीं करना है, डॉक्टर साहब मुझे ये साइज़ का हम जो अपोजिट साइड में चेक करते हैं, उसी साइड का मैच लेफ्ट साइड में डालते हैं और उसमें प्रोसेस भी मिलती है जिसमें पॉकेट होता है, वहाँ पॉकेट में वो रखते हैं प्रोसेसेस और अब बाहर से आप बिल्कुल पता नहीं कर सकते इनका ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ। अंडरस्टैंड दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोसेसेस बट ये टाइमिंग है। अंडरस्टैंड जी। ये यूजुअली मतलब एज एन शायद बहुत डम क्वेश्चन साउंड होगा ये, बट यूजुअली जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है किसी को, तो वो नॉर्मली एक ही ब्रेस्ट में आता है कि इट आल्सो कैन हैपन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मुझे बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप ये ब्रेस्ट तो करें, इसको भी निकाल दो। दैट फियर ऑलवेज इन द माइंड कि कि मुझे आगे आ कैंसर सकता है। हाँ इसको कितना चांस होना चाहिए? अगर ये ब्रेस्ट में हुआ तो यहाँ 10 या 20% ज़्यादा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उसको 100% होना ही होना है। राइट मतलब नॉर्मल अगर लेफ्ट साइड में कैंसर है, सो 10 टू 20% चांस है कि राइट में आ सकता है, बट आने के चांसेस होते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल। राइट बट अगर ये पेशेंट ब्राका पॉजिटिव है, जब हम बात करें जेनेटिक पॉजिटिव, इस महिला में 70 टू 80% चांस है कि उसमें भी आ सकता है। बट इंटरेस्टिंग इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं। एक तो वो महिला हमें हम हर एनुअली चेकअप करते हैं, मैमोग्राफी करते हैं। हम ऑपरेशन सेट भी देखते हैं और दूसरा ब्रेस्ट भी देखते हैं। राइट बट जो महिला हार्मोन ट्रीटमेंट भी होती है, जो मेडिसिन लेती है जिसमें मतलब टैमोक्सिफेन या लेटो जो हार्मोन्स होते हैं, तो वो हार्मोन कैंसर तो इस ब्रेस्ट में प्रिवेंट करता है और इसमें भी होने के लिए 50% चांस प्रिवेंट करता है। सो इट्स अ बेनिफिट। राइट जी। बट ये जो सब काफी सारे ट्रीटमेंट्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो इसमें यूजुअली साइड इफेक्ट्स भी होने का चांसेस है, सो और जब भी होते हैं तो क्या हो सकता जी, हम ट्रीटमेंट कोई भी बोलते हैं तो उससे साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं, ठीक है। सर्जरी के बाद में थोड़ा-सा उनको आर्म में स्वेलिंग आती है जब हम लिम्फ नोड निकालते हैं है? या फिर रॉ सेंसेशन होते हैं, कभी टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं। बट सर्जरी से बहुत ज़्यादा नहीं पेशेंट मैनेज हो जाते हैं। राइट कीमोथेरेपी जो मेन साइड इफ़ेक्ट है जो हर महिला डरती है कि मुझे हेयर लॉस बट होता है, हेयर लॉस होता है। बट आज हमारे पास में जो मशीन्स है जिसमें हम कीमो जो स्काल्प कूलिंग मशीन्स हैं जो लगाते हैं, वो लगा के कीमो करते हैं तो एक 30-40% चांस क कम हेयर लॉस होता है लो डोज़ कीमोथेरेपी में। सो अब मेरे मेरे कुछ पेशेंट्स हैं, आप देखोगे तो उनको पता नहीं चला कि उनका कीमोथेरेपी हो चुका है। तो वो इतना अच्छा यहाँ पे सिस्टम भी आ चुका है। राइट फिर कुछ टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नेल्स काले होना, एपेंडिक्स लूज़ होना, बट ये ट्रीटमेंट तक ही है। जैसे ट्रीटमेंट खत्म, साइड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं। राइट और जब हम रेडिएशन की बात करते हैं, तो रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं लोकली होते हैं। जैसे जहाँ रेडिएशन देते हैं वो एरिया थोड़ा-सा डार्क हो जाता है, कभी स्किन के रैश आ जाती है। तो ये स्लोली 1, 2, 3 महीने में ठीक हो जाते हैं। ओके तो जितने भी साइड इफ़ेक्ट है, हाँ, कैंसर है जिसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं ट्रीटमेंट के, बट रिकवरेबल है। अंडरस्टैंड, जी। सो मतलब वो थोड़े टाइम पीरियड टाइम के पीरियड के बाद लिए। इट बिकम ओके। इस बुक है। ग्रेट आप कुछ टाइम के बाद में वो महिला को बोल नहीं सकते कि उसको कैंसर था। उसके हेयर वापस आ गए, उसकी सारी पर हम पेशेंट को भी मोटिवेट करना चाहते हैं कि आपको भी उसको बीट करना है। राइट अंडरस्टैंड जी। रीअकरेंस का चांसेस क्या है ब्रेस्ट कैंसर का? जब भी कोई कैंसर डायग्नोस होता है, वो महिला के में कि मुझे कैंसर वापस आएगा क्या? पहला ऑफ क्वेश्चन। कोर्स तो मैं उनको उनको यही क्वेश्चन पूछता हूँ। आप जब फ्लाइट में बैठते हो, तो आप पायलट को पूछते हैं क्या नॉक नॉक पायलट ये फ्लाइट कहाँ एक्सीडेंट होने वाला है? तो पायलट भी डर जाएगा और पैसेंजर भी डर जाएगा। तो मैं इनको हमेशा यही बोलता हूँ कि आप ये सवाल नेगेटिव मत लाओ माइंड में, बिकॉज़ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो अपने माइंड में वो एक्सेप्ट ही मत करो। बट ये फेयर क्वेश्चन है कि डॉक्टर क्या चांस है मुझे कैंसर वापस आने के? राइट तो वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में आते हो और आपको ट्रीटमेंट क्या मिलता है। मान चलो अगर आप अर्ली स्टेज में आते हो और आप ट्रीटमेंट नहीं करते तो चांस है। राइट अब एडवांस कैंसर में आते हो और ट्रीटमेंट लेते हो तो चांसेस कम हो जाते हैं। सो 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, स्टेज एंड ट्रीटमेंट। अगर हम स्टेज 1 की बात करते हैं जहाँ पे बहुत अर्ली कैंसर है, वहाँ पे ऑलमोस्ट क्योर रेट हम बात करते हैं 90 टू 95%। स्टेज 2 में बात करते हैं 80%। स्टेज 3 में 50%, 50 टू 60%। मतलब 100 में से 50 में ठीक होने वाले, 50 को कैंसर वापस आने वाला है। बट मैं ये 50 में आने वाली या वो 50 में आने वाला, टाइम इज़ द बेस्ट फैक्टर। इसलिए हम लोग ट्रीटमेंट के बाद उन मरीजों को 3 मंथली, 6 मंथली या एनुअली फॉलोअप में रखते हैं। राइट वंस दैट
जब ये 2 साल निकल जाते हैं कि आपका रिस्क पे चला गया, 3 साल चला गया, कैंसर चला गया, 5 साल जब निकलते हैं हम बोलते कैंसर क्योर हो गया, राइट। बट 100 में से 90% कैंसर 5 साल तक नहीं है तो नहीं आते हैं। कुछ 10% कैंसर होते हैं जो 10 साल के बाद भी आते हैं, Right. ठीक है। बट उन्होंने अपनी जिंदगी अच्छे से जी ली, हम उसको नया कैंसर करके फिर ट्रीट करते हैं और फिर Got- नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। ओके You got और ये जो फॉलोअप जो आप बेसिकली कह रहे हैं, तो ये फॉलोअप में यूजुअली फिर क्या होता है? सो एक तो 2 फैक्टर होते हैं, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन। राइट। एग्जामिन मतलब हम वो महिला को प्रॉपर्ली चेक करते हैं, फिजिकल एग्जामिन करते हैं। अगर हमें कुछ डाउट है तो हम कुछ टेस्ट भी करते हैं, प्लस कुछ ब्लड पैरामीटर्स होते हैं, सोनोग्राफी होती है, मैमोग्राफी होती है, कुछ एक्सरेज होते हैं। सो हम मेक श्योर करते हैं कि ये महिला को और कहीं कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड। जी। गॉट। एंड इन जनरल मतलब वो ड्यू जैसे आपने बोला ये टेस्ट वाइज एज वेल, तो अगर ये व- 1 ईयर या 2 ईयर का जो भी गैप में जिसमें आप जी। फॉलोअप कह रहे हैं, तो ये फॉलोअप में कैसे केसेस बेसिकली आपने देखे हैं जिसमें रिअकरेंसेस आल्सो? सो बहुत सारे नहीं होते हैं। हाँ। कि फॉलोअप का यही होता है कि वो केस को देख के, अगर कोई केस थोड़ा एडवांस है, हमें पता है, तो हम वो पेशेंट को 3-3 महीने में बुलाते हैं। ओ। शॉर्ट टर्म फॉलोअप, ओके। राइट। नॉर्मल पेशेंट को 6 मंथ भी बुलाते हैं। या एकदम अच्छा पेशेंट है, हमें पता है कि प्री कैंसर है, इसको कुछ होने वाला नहीं है, हम उसको साल भर के बाद बुलाते हैं। गॉट इट। तो वो ग्रेविटी देख के हम डिसाइड करते हैं। अंडरस्टूड। बट आपने सही सवाल पूछा कि अभी रिसेंटली एग्जांपल था मेरे पेशेंट का जो 1 साल पहले ऑपरेट हो चुकी है, 4 महीने वो रेडिएशन होके, और फिर उसको लंप आया। अब सब लोग बोले कि रेडिएशन के बाद में, अरे ये रेडिएशन के बाद में, रेडिएशन की वजह से साइड इफेक्ट है। बट फिर हमने टेस्ट किया, पता चला कि कैंसर वापस आया है, तो उसमें कैंसर था। सो हमें ये इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। इट्स अ टू वे सिचुएशन। अगर कोई पेशेंट इंसिस्ट कर रहा है कोई सिम्टम पे, इसको हमें टेस्ट करना जरूरी है, या डॉक्टर को लगता है कि ये जरूरी है। राइट। कि दोनों का जर्नी इसलिए कि हम ताकि अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे और इस बीमारी से जल्दी छूट पाए। अंडरस्टैंड। ये आप एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट एक बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। सो हम शाम तक बैठ के इसको डिस्कस कर सकते लेट नाइट तक इन द फ्यू। तो अगर हम जनरलाइज, बिकॉज हमारे जो व्यूअर्स को मैं जनरलाइज देना चाहता हूँ कि सर्जरी में क्या क्या एडवांसमेंट आया। राइट। सो एक ज़माने था जो 1970 से लेके हम चल रहे थे, पूरा ब्रेस्ट निकाल दो, जिसको रेडिकल मैस्टेक्टोमी, मतलब Right. ब्रेस्ट कैंसर मतलब मैस्टेक्टोमी, Right. ये फैक्ट था। आज स्कारलेस मैस्टेक्टोमी, आप बिलीव नहीं करोगे, आज किसी महिला का अगर मैं मैस्टेक्टोमी करता हूँ, उसके ब्रेस्ट पे स्कार नहीं रहेगा। इट्स अ बूम। सो अभी मैंने एंडोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी की है, ये सभी के लिए नहीं, बट मैं अपडेट बता रहा हूँ कि हम कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गए। राइट। हम लोग 80% केसेस में तो ब्रेस्ट, 70% ब्रेस्ट बचा सकते हैं, जरूरत नहीं मैस्टेक्टोमी की। जिन लोगों में मैस्टेक्टोमी जरूरत है, उन लोगों में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम लोग ओपन काफ़ी कॉस्मेटिकली कर सकते हैं। और रिसेंटली अभी मैंने रोबोटिक सर्जरी की और एंडोस्कोपी, जहाँ पे अगर हम मैस्टेक्टोमी बोलते हैं तो महिला के ब्रेस्ट पे स्कार होता है। अब सुनिए स्कारलेस मैस्टेक्टोमी क्या होता है, कि मैंने स्तन निकाल दिया और स्कार ही नहीं है। सो हम यहाँ से लैटरली आर्मपेट से, आर्मपेट की जगह में एक 4 सेंटीमीटर का इंसिजन, छोटा सा इंसिजन, वहां से हम एंडोस्कोप से पूरी ब्रेस्ट निकाल देते हैं और वहां से इम्प्लांट से रिकन करते हैं। और उसका निप्पल नॉर्मल है, स्किन नॉर्मल है। जब महिला उठती, डॉक्टर मेरा ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ। या ओके। सो दिस इज एन एडवेंट, बट ये सभी ग्रुप के लिए नहीं है। जहाँ पे ब्राका पॉजिटिव पेशेंट में है, या कुछ जिनमें अर्ली स्टेज कैंसर है, जिससे कुछ इंडिकेशंस है। बट कहने का तात्पर्य है कि जो फुल मैस्टेक्टोमी वर्सेस ये जो रोबोटिक एंडोस्कोपिक मैस्टेक्टोमी, राइट। और कुछ ऑन्कोप्लास्टिक टेक्निक भी होती है, जहाँ पे हम कुछ पोर्शन निकाल के प्लास्टिक सर्जरी करके ब्रेस्ट वैसे के वैसे बना देते हैं। जब वो महिला एनेस्थीसिया से बाहर आती है, देखते अरे मेरा ऑपरेशन हुआ ही नहीं हुआ, सेम दिखते हैं। इसको ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। गॉट इट। सो उसका इंसर्शन कहाँ से होता है? सो हम वो कॉस्मेटिक से लेते हैं, कभी हम निप्पल के बाजू से लेते हैं, कभी इंफ्रा मेमोरी से नीचे से लेते हैं। होल पर्पस क्या है कि अगर हम वो महिला को वैसे ही ब्रेस्ट दे पाएंगे और कॉस्मेटिकली स्कार दे पाएंगे, तो नथिंग लाइक इट। ये हो गया सर्जरी में। राइट। फिर कीमोथेरेपी में जैसे मैंने बात की आपको, टारगेटेड मेडिसिन जो आए हैं, इम्यूनोथेरेपी आई है, जो नए जो स्काल्प पुलिंग मशीन जो आए हैं, जिसमें हेयर लॉस का परसेंट भी कम है, ये सारे और बहुत सारे नए ड्रग्स। पहले कैसे था कि कीमो देने के बाद में सबको वॉमिटिंग होती थी, याद है, कोई खाता ही नहीं था। आज हमारे पास इतने अच्छे मेडिसिन है कि हम पहले ही दे देते हैं, तो वॉमिटिंग जो नौशिया का आंसर पूरा कम हो जाता है। राइट। एक मेरी पेशेंट अभी उसका एज 75 है,
और बायोलेटल ब्रेस्ट कैंसर था, वो कीमो के लिए तैयार ही नहीं थी। जब हम्म। मैंने उनको बताया कि नहीं ये ऑप्शन अपने पास कूलिंग मशीन का ऑप्शन है, हम्म। वीकली ऑप्शन है, आज वो मैं कल उनको मिल के आया तो उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं, शी इज डूइंग फंटास्टिक। तो ये एडवेंट ऑफ जो ट्रीटमेंट है उससे भी कई साइड इफेक्ट कम हो गए हैं। राइट। फिर तीसरा आता है रेडिएशन में। राइट। आपको याद है पेशेंट बोलते हैं सब रेडिएशन नहीं चाहिए, पूरा जला देते हैं। ये उनको ऐसा लगता है रेडिएशन मतलब कहीं खड़ा कर दिए और वहां जला दिया, राइट। सो इट्स अ मिथ। सो रेडिएशन बेसिकली इस रेडिएशन एक्सरेज होते हैं। जो पार्ट है, अब पहले जमाने में कोबाल्ट था, कोबाल्ट के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा थे, पूरा शरीर ब्लैक होता था। आज हमारे पास लीनियर एक्सेलेटर से लेके प्रोटॉन तक, मतलब ये रफाल बोल सकते हैं ऑन्कोलॉजी के। सो इस लेवल के हैं कि प्रिसीजन से ट्रीट करते हैं, उसी एरिया में ट्रीट करते हैं, बाजू के स्ट्रक्चर को डैमेज भी नहीं पता चलता है। राइट। और रिकवरी, फिर अगर बाजू के स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं तो रिकवरी फास्टर हो गई, साइड इफेक्ट मिनिमम हो गए। और आज का रेडिएशन 5 मिनट का रेडिएशन था, 5 मिनट का, ओह 5 मिनट्स। सो यू हैव टू गो, पेशेंट जाता है काउच पे 6 मिनट बाय वॉच, 6 मिनट रेडिएशन एंड गो बैक। बट ओनली टाइम क्यों लगता है? वेटिंग टाइम, ट्रैवलिंग टाइम, बट एक्चुअल ट्रीटमेंट टाइम 6 मिनट्स ऑन मशीन। ओह एंड ब्रेस्ट कैंसर में तो ऐसे प्रोटोकॉल आए कि हम जो पहले 20-25 दिन का रेडिएशन था, आज हम वो 5 दिन में कर सकते हैं, ओनली 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे। मतलब आज सर्जरी होगी, राइट। वुंड हील हो गया, पेशेंट ने मंडे रेडिएशन स्टार्ट किया, सैटरडे शी इज रेडिएशन फ्री। अंडरस्टैंड। एंड यूजुअली ये सब जो ट्रीटमेंट्स जो एडवांसमेंट्स आए हैं, ये ऑल्सो टू ट्रीट व्हाट यू कॉल द ब्रेस्ट कैंसर इन नोड्स एज वेल, जो निकालने के सभी लिए इसमें, हाँ। ओके। बट उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं, हर एक केस में पॉसिबल नहीं होता है। एडवांस कैंसर में जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देनी होती है, बट अर्ली कैंसर में जहाँ पे छोटा ट्यूमर है, उन केसेस में हम डिसाइड कर सकते हैं। सो ये रेडिएशन में भी आ गए ऐसे बहुत सारे। सो ऐसे बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं ट्रीटमेंट में, हम बोल सकते हैं पूरा गेम चेंजर है। और ब्रेस्ट कैंसर में अभी भी बोलते हैं ये जैसे सुनामी है वैसे है, मतलब ये कोई जात धर्म पैसा देख के नहीं आती है। और जैसे मैं अभी इसी इसी एक्सटेंशन में बात करते हुए कि जब मैंने देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत सारे जब मैं पेशेंट ट्रीट करता हूँ, सबके पास पैसे नहीं होते हैं। राइट। तो उसी को मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार इन लोगों ने क्या किया। तब से 2012 से मैंने डिसाइड किया मेरे क्लिनिक से एक भी पेशेंट वापस नहीं जाएगा, पैसे है या नहीं है। आई स्पोक विथ सोनू सूद, मेरे एक मित्र हैं, उनसे भी मैंने बात किया, डॉक्टर खालिद शेख। और हमें गवर्नमेंट महाराष्ट्र है जो चीफ मिनिस्टर फंड फाइनेंस फंड देती है, और मैंने वहाँ से कम से कम 200 पेशेंट फ्री ऑफ सर्जरी किए। रोज में 1-2 पेशेंट करता हूँ और सेम सर्जरी करता हूँ। सो यही एडवांटेज है कि हम उन लोगों को ट्रीटमेंट कर पाते हैं जो ये लोग एडवांस कैंसर करके आते थे। अंडरस्टैंड। सो गवर्नमेंट ऑल्सो एफर्ट ले रही है, हमें ही एफर्ट लेना है ताकि इस सिचुएशन को, पेशेंट तो बेचारा सफरिंग है ही वो, तो कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है और ट्रीटमेंट हो जाती है। नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। आई मीन लाइक एंड आल्सो बिकॉज गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ये बहुत इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैलेंज है तो जी जी, Right. उस पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, Got उसे 1 रुपये भी देना है। अगर वो पेशेंट के पास ऑरेंज कार्ड है, उसका सर्जरी मैं फ्री में किया। उसका ऑरेंज कार्ड नहीं है, दूसरे स्टेट का है, हमारे पास फंड है। जो मेरे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो मैं बाकी हॉस्पिटल में, मैं उनको बोलता हूँ आपको एक लाइफ बचानी है, और वो खुशी से 20-25 दे देते, उसमें हम फ्री सर्जरी कर देते हैं। मतलब ये पेशेंट का सर्जरी भी हो गया, कीमो भी हो गया और रेडिएशन भी हो गया। अंडरस्टैंड। So this is- व्हाट्स द जनरल कॉस्ट के अगर किसी को बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर है तो जी, उनके जी। ओवरऑल ट्रीटमेंट सर्जरी वो सब कैंसर एंड कॉस्ट बहुत बड़ा स्टिग्मा है, और Okay. आधे लोग तो, आधे नहीं बोलूँगा, 20-25 लोग तो आते ही नहीं कि मुझे हर एक महिला जो होती है वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे घर में पैसे नहीं, मैं ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, मैं ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। ये जो फैक्टर है सच में कैंसर में कॉस्ट होता ही होता है। अगर हम बात करते हैं कि एवरेज सर्जरी कॉस्ट, तो छोटे लेवल पे 1 से 1.5 लाख तक सर्जरी होती है, और बड़े लेवल पे 5 से 6 लाख तक सर्जरी कॉस्ट होता है। हम कीमो की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है, एक कीमोथेरेपी 20 से 25 हज़ार से लेके 50 हज़ार तक डिपेंड करता है कौन सा कीमोथेरेपी है। ऐसे 6 या 8 साइकिल लेने पड़ते हैं। ट्रेडिशनल का कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट होता है 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में, जो हायर कॉस्ट 5 लाख तक भी है। वो सो ये सारी एक ब्रेस्ट कैंसर का ही हम एवरेज ट्रीट करते हैं 8-10 लाख रुपए लग जाते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि हमेशा जो ट्रीटिंग पर्सन है और पेशेंट, हमें उनसे डिस्कस, मेरे पास कोई मरीज आता है मैं पूछता हूँ उनको इंश्योरेंस है नहीं है,
मैं कोशिश करता हूँ कि उनके इंश्योरेंस में सारी ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर उनका 3 लाख का इंश्योरेंस है, मैं सर्जरी वही करूँगा जहाँ पे 1 लाख में सर्जरी होगी इसकी, 1 लाख में कीमो होगा और रेडिएशन होगा, ताकि मैं चाहता इसका पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो हमें सब लोगों ने ऐसे डिसाइड करना चाहिए कि कैपेबिलिटी देख के उसका ट्रीटमेंट हमें एडवाइस करना चाहिए, ताकि उनका एक ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, सारा ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है। बट आजकल के तो हॉस्पिटल्स प्लस डॉक्टर्स बट एवरीथिंग बहुत सारा काफी मार्केटिंग गेम भी हो गया, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट ऑफ कोर्स बिजनेस है, उनके भी टारगेट्स होते हैं, मैंने सुना है, ऑफ कोर्स मुझे पता भी है, बट ये सारे फैक्टर चलते रहेंगे, बट हर जगह अच्छे डॉक्टर है ही। एवरी हॉस्पिटल हैज गुड डॉक्टर और पेशेंट ढूंढ के आ ही जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जितना अच्छा कर सकते उतना करना चाहिए हमने। यस, हाँ एब्सोल्युटली, मतलब एंड व्हिच इज आल्सो वन ऑफ जब से हाँ। मैंने सोनू सूद फाउंडेशन और डॉक्टर खालिद शेख के साथ में मैंने जो मिशन चलाया है, मुझे लगता है मैं बहुत आई एम वेरी वेरी हैप्पी इन लोगों को मदद करके, क्योंकि ये लोग के पास कोई सहारा नहीं था ट्रीटमेंट का। नहीं नहीं, वही दैट्स व्हाट मैं वही कहने वाला था कि मतलब ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जितना आप अच्छी चीज़ें वर्ल्ड में या दुनिया में डालते हैं जी। तो वो वापस वापस आपको आके पुण्य मिलता है, तो दैट्स लाइक ऑलवेज। आई ऑलवेज स्ट्रांगली बिलीव दैट स्ट्रांगली। मुझे इन लोगों को मदद करने के बाद में, उनकी फैमिली को मदद करने के बाद में ऐसा लगता है कि एक फैमिली को मदद करते हैं, और एक महिला जब खड़ी होती है ना, एक घर खड़ा होता, एक घर खड़ा होना, एक जिला खड़ा होता, एक पूरा नेशन खड़ा होता। सो अगर हमने वो एक ब्रिक्स को ठीक नहीं किया तो सारा कोलैप्स होने वाला सिस्टम। और जब एक आदमी को बीमारी होती है, महिला संभाल लेती है, बट एक महिला को बीमारी में पूरा घर कोलैप्स होता है। तो हमें बहुत सेंसिबली ट्रीट करना है हर एक महिला को, एक घर की महिला समझ के उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो फैमिली, वो परिवार हमें बचाना चाहिए। हमें एक जीवन नहीं बचा रहे, हम पूरा परिवार बचा रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ब्रेस्ट कैंसर जब हम ट्रीट करते हैं, इसको मेडिकल ऑप्शन भी है, बट इसको एक इमोशन बहुत टच है। राइट। कोई पेशेंट मेरे पास आता है, कोई जो मेल होते हैं, वो कभी मेल अपना अपने आंसू कभी दिखाते नहीं है। तो आई होल्ड देम, आई हग देम, 5 मिनट में उनको अच्छा लगता है। और जब हम बोलते हैं कि नहीं आपका सब ठीक हो जाएगा, आप क्योर हो जाओगे, 5 मिनट जब बात करोगे आप मुझसे ना, आई थिंक ये जर्नी इनको 6 महीने साल साल भर तक उनको काम आती है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जैसे मैं टाटा में था तो मैं बंगाली बोलना, बंगाली पेशेंट बहुत आते हैं। अच्छा। তো ও দাদা তুমি কেমন আসি? तो ऐसे আমি ভালো আছি দাদা। ওরে বাবা বাংলা জানি? तो ऐसे मुझे बंगाली भी सीख गया। तो जब कम्युनिकेशन जो होता है, कहने का तात्पर्य, फिर कोई पेशेंट मेरे नागपुर से आते हैं, कोई इंदौर से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई साउथ इंडियन है, तो मैं उनसे साउथ इंडियन, फिर गुजराती, ऐसे से आई थिंक कम्युनिकेशन जो होता है वो पेशेंट से जब हम बात करते हैं, आधा कैंसर वहीं पे ठीक होता है। राइट, पुट्स So, देम इनटू ईज। बहुत ईज़ी होता है। तो मैंने वो देखा कि ये प्रैक्टिस में कम्युनिकेशन इज़ अ स्ट्रॉन्ग की। इफ यू टेल देम कि तुम्ही ভালো আছি, কোনো চিন্তা নেই, पेशेंट वही ठीक हो गया। तो कम्युनिकेशन आधा ठीक। देन रीएश्योरेंस, रीएश्योर देम इवन इफ आपके पैसे नहीं हैं, ऑप्शन अवेलेबल है, विल वर्क एंड देयर आर गुड पीपल अराउंड जो है मदद करते हैं। राइट। आई थिंक विन विन सिचुएशंस है। एब्सोल्युटली। बहुत सारे लोग जब हम ये पॉडकास्ट द्वारा बात करते हैं, हमें अप्रोच करते हैं कि सर हमारा कैंसर भी है। अब एक एग्जांपल बता रहा था, एक नेपाल का ड्राइवर था, अब बेचारा नेपाल का ड्राइवर है। अब मुझे किसी रेफरेंस है कि संदीप ये पेशेंट नेपाल से, इनका ऑरेंज कार्ड भी नहीं है, मतलब भेज दो, भेज दो। वो पेशेंट आया, सर कितने पैसे, मैंने मतलब पूछा आपको पैसे, उनको 1 रुपया नहीं लिया, मैंने उनका सर्जरी कर दिया। मुझे 1 महीने के बाद फिर एक डोनर ने पैसे दिए, उनका हो गया। बट वो पेशेंट को पता ही नहीं है, मतलब उसका देने वाला कोई और था। उसकी सर्जरी हो गई, उसका घर बस गया, उसकी वाइफ नेपाल चली गई, उससे खुशी की बात क्या हो सकती है? एब्सोल्युटली ग्रेट। सो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जब कैंसर ट्रीट करते हैं तो पैशन से ट्रीट करना चाहिए, ऑफ कोर्स लाइक पैशंस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ करेज आल्सो। और उस फैमिली को आप देखते हो कि बहुत अच्छे हो रही है, एंड देन आप खाली पेशेंट नहीं, यू बिकम अ फैमिली टू देम। एब्सोल्युटली, मतलब ऑफ कोर्स, बिकॉज ऐसी इतने बड़े चैलेंज से गुजरने के बाद जब भी आपको अगर ऐसे अच्छे, आप जैसे अच्छे डॉक्टर मिलते हैं एंड ऑफ कोर्स वो इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है, देन दे आर एबल टू कंटिन्यू विद देयर रेगुलर लाइफ। जी, तो नेचुरली मतलब वो जो कनेक्शन जो होता है, वो जो फीलिंग जो होती है, दैट ऑलवेज ऑब्वियसली ऑलवेज स्पेशल। स्पेशल। और बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं इसके बाद में भी वो दूसरे को गाइड करते हैं, राइट। and they become a वैरियर। हम उनको सर्वाइवर नहीं बोलते, हो गए आप अपनी जिंदगी जी चुके, वैरियर। वो एक समाज में एक अपना एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। राइट। और फिर मैं उन लोगों से कुछ लोगों को चूज करता हूँ जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के हैं, कोई पटना से, कोई कश्मीर में, कोई बांग्लादेश में। आई कॉल एज यू आर माई ब्रांड एम्बेसडर। आपको बात करना है, वो बात करते हैं, फिर वो मैसेज पे आते हैं।
आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Hmm. ट्रीटमेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, बट टॉकिंग टू देम एंड गेटिंग टू द रूट लेवल, Right. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Yes, yeah, I think it's important also because कोई ऑलरेडी ये कोई प्रॉब्लम से गुजरा हुआ है, जब जी। वो दूसरे पेशेंट से बात करता है या जिनके वो प्रॉब्लम है, तो ऑफ कोर्स बहुत फर्क पड़ता है, तो इट मेक्स सेंस। ग्रेट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर विप्ते। प्लेजर टू मीट डॉक्टर मिस्टर भव्या। बहुत अच्छा लगा। इस माध्यम से मैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और स्पेशली मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने 1 अक्टूबर को, मंथ ऑफ अक्टूबर, आई थिंक सबने इनिशिएट होना चाहिए कि मुझे कुछ समाज के लिए करना है। तो आपने जो किया आज सेशन, इस माध्यम से जो भी हम मैसेज जो हमारे व्यूअर्स है, जो नीडी लोग हैं, उनको तक पहुंचाएंगे। और मैं सभी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिनको भी कुछ प्रॉब्लम है, आपसे कांटेक्ट करें या मुझसे कांटेक्ट करें। राइट, फ्री ब्रेस्ट कैंसर, आई एम हैप्पी कि मैं इनको फ्री ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट होते हैं तो मैं पक्का करूँगा। एब्सोल्युटली, जिनको कीमो के लिए मदद चाहिए, मदद करेंगे। सो कैंसर में पैसा ज़रूरी है, बट ये मस्ट हर्डल नहीं है। सो हम इस मिथ को मिटाना चाहते हैं। और विद दिस सेंटेंस मैं फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और ऑल द बेस्ट फॉर दिस इनिशिएशन। थैंक यू सो मच। फॉर ग्रेट फॉर जो भी व्यूअर्स हमारे देख भी रहे हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस भी हैं तो वो क्वेश्चंस प्लीज आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, एंड जितने हो सकते हैं हम ऑफ कोर्स डॉक्टर बिप्ते को भेजेंगे एंड ट्राई करेंगे जितने वो आंसर कर सके, सब कुछ आंसर करके आपको रिप्लाई करेंगे। ऑफ कोर्स ये काफ़ी पॉपुलर है, आप उनको डायरेक्टली गूगल पे ढूंढ सकते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद हिम, बट जितना हमारे से भी होगा तो हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।